मजबूती के साथ बाजार में कारोबार बचाए आखिरी 1.5 घंटा यही मजबूती बरकरार रह पाएगी और होंगे यहां से भी ऊपर के लेवल्स या फिर आएगी मुनाफा वसूली। 16,400 के बेहद करीब पहुंचने के बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन वाला बाजार है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है भरपूर, इंडेक्स पर भी काफी सारी चीजें हो रही हैं। तो आइए जानते हैं आगने वाला 1.5 घंटा कैसे रहेगा। बताएं सर, इस समय की बड़ी बात यही है दीप की मजबूती के साथ बाजार में कारोबार होता दिख रहा है। शुरुआती 1-1.5 घंटा बाजार ने काफी उतार चढ़ाव दिखाया, उसके बाद रास्ता तय कर लिया कि हमें ऊपर की तरफ जाना है। 16,300 के पार निकलकर टिकने के बाद वापस मुड़कर नहीं देखा और 16,400 के अहम लेवल तक पहुंचने की कोशिश निफ्टी ने की है। बैंक निफ्टी भी 450 अंक मजबूत है, 1% के आसपास की तेजी ड्राइविंग सीट पर। सबसे अच्छी तेजी वहीं से होती दिख रही है। अब 350 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में। ऑटो सबसे तेज रफ्तार में, इसके अलावा आईटी, फार्मा, बैंक्स यहाँ पर खरीदारी हल्की फुल्की होती दिख रही है। तगड़ी पिटाई होती दिख रही है मेटल शेयरों की। मेटल इंडेक्स 7% नीचे और मजे की बात देखिए, मेटल इंडेक्स इतना कमजोर होने के बावजूद निफ्टी और बैंक निफ्टी में पूरी हरियाली आपको दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स करीबन 150 से 200 पॉइंट मजबूत है। यूरोप आधा से 1% की मजबूती दिखाता हुआ तक का बाजार का पूरा एक्शन आपके लिए जी। तो डाउ फ्यूचर्स भी आज काफी वॉलेटाइल रहा है। एक पॉइंट पर 300-325 अंक ऊपर भी डाउ फ्यूचर्स जाते हुए दिखा था। वहां से ऑफकोर्स गेन्स अपनी होल्ड कर रहा है, बट थोड़ी वॉलेटिलिटी आज यहाँ पर बनी हुई है। बट हमारे बाजार का एक्शन समझाएं सर, बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। और सुबह से हमने देखा एक इनिशियल डिप के बाद बाजार ऊपर आए, वहां से नीचे नहीं गए, थोड़ा नीचे ऊपर नीचे होता रहता है। बट हाँ, ये 16,400 के ऊपर सस्टेन करने में थोड़ी परेशानी रही। उस हिसाब से देखें तो डेज हाई से करीब 100 पॉइंट नीचे है। कैसे देख रहे हैं सर इस समय के एक्शन को? एक्शन दीप थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सावधानी वाला है, दो वजह से। एक हमारे अपने रीजन से भी और दूसरा ग्लोबल रीजन से भी। ग्लोबल रीजन जैसा आपने अभी सही पॉइंट आउट किया, 300 पॉइंट ऊपर थे डाउ, अभी घटकर 125-150 पॉइंट रह गए, अभी वापस 180। तो उतार चढ़ाव डाउ फ्यूचर्स में भी है। तो डाउ फ्यूचर्स 300-350 पॉइंट ऊपर पहुंचते हैं और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। 100-125 पॉइंट तक नीचे आते हैं, वहां से हल्की फुल्की खरीदारी आती है। तो पूरे एक्टिव हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डाउ जहां बंद हुआ है कल 31,250 के आसपास, मेक और ब्रेक लेवल है। तो अगर डाउ को नीचे टूट कर और बड़ी गिरावट के लिए तैयार होना है तो भी आज का दिन वैसा हो सकता है, क्योंकि कल इंट्राडे में आपने तोड़ा 31,000 को, लेकिन घूम फिर कर आकर बंद अच्छे हो गए। लेकिन अगर आज लगातार दूसरे दिन वैसे ही कारनामा आप करते हैं तो फिर मामला थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अमेरिका के फ्यूचर्स पर पूरा भरोसा करके कि नहीं ये मजबूत दिख रहे हैं इसलिए सब कुछ ठीक है, वैसी मजबूती नहीं है। और आप सोचिए, मजबूती तो आपकी शुक्रवार को भी थी 450 पॉइंट की, 400 पॉइंट की दिन भर, बिल्कुल। उसके बावजूद हुआ क्या, 2% गया। सो इसलिए डाउ फ्यूचर्स की मजबूती पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। आज का सेशन देखना होगा। तो उस लिहाज से पहला ट्रिगर ग्लोबल से है, वो पॉजिटिव है लेकिन सावधानी भरा। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि नहीं 31,000 नहीं टूटेगा, ना टूटे बढ़िया बात है, बंद उसके नीचे नहीं हुआ, बच गए, बढ़िया बात है। लेकिन जिस लेवल पर हमें मेक और ब्रेक है, अगर अमेरिका में एक खराब सेशन आज हो जाए फॉर एग्जांपल, तो आपके लिए नीचे की रिस्क खुल जाती है। और अगर रिकवर करना है तो ये लेवल ही बहुत बढ़िया है जो आज हो जाए। सो हम इससे बढ़िया का अंदाजा लगाएं कि वहाँ क्या हो सकता है, उससे बढ़िया हम इंतजार कर लें। सो आज उस हिसाब से अब से बचे हुए 1.5 घंटे पे ऊपर के लेवल पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। कल वापस लगेगा तो क्या है, समझो 100 पॉइंट ऊपर ले लेना, कहाँ जा रहा है, उतना ही करना है। उतना ही है ना। तो रिस्क तो मैनेज करनी पड़ेगी। मतलब तेजी होने से हमको ये नहीं भूल जाना कि बाजार में नीचे जाने के खतरे कम हो गए। एग्जैक्टली। और मंदी होने से ये नहीं भूल जाना कि बाजार वापस कभी ऊपर नहीं आएगा। सो ये जो है ना हमारा ओवर रिएक्शन है, उसको संभालना है। सो अगर 16,400 के आसपास निफ्टी आता है, हमने आज सुबह भी बोला 375 से बेचना शुरू कीजिए, 475 तक आपको बेचना है। बेचने के लिए परफेक्ट जगह से वहां से घुमा है। तो पहली चीज तो वहां की है, जो अमेरिका के बाजारों को लेकर आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो सकता है 500 पॉइंट भी बढ़ जाए, यू नेवर नो। सो 150 अब तो डाउ के लिए अब डाउ का अंदाजा लगाने का मतलब स्विंग तो हो ही रही है। एग्जैक्टली। सो क्या होगा हमें पता नहीं, इसलिए हमें दोनों तरफ से तैयारी के साथ रहना है। ये तो हो गया ग्लोबल। अब आइए अपना लोकल ट्रेड। लोकल में एक सिंपल सी चीज है, 2 बार हम 16,400 से घूमे, आज तीसरी बार 16,414 हमने हाई बनाया। तो 16,400 के आसपास अपने बेचना है, बढ़ जाएगा ऊपर का दे देगा। आज का आपको मालूम है स्टॉप लॉस क्या दिया था इंट्राडे क्लोजिंग, 16,425, हाई देख लो 16,414। तो वो मार्केट लेवल को रेस्पेक्ट कर ही रहा है। तो ऊपर में आएगा 16,400 के आसपास, तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर फिर से नीचे में एंट्री करने की कोशिश करेंगे, वो आ गया। दूसरी चीज ये कि गवर्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दिए, वो स्टेटमेंट कोई बहुत जोश बढ़ाने वाले हैं नहीं है। अब आप उसको जैसे पढ़ना है पढ़ो। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ये पढ़ लो कि भाई कह रहे हैं अगली बार तो दरें बढ़ाएंगे, किसको नहीं पता। हमने तो कहा अगली हम तो 50 से 75 की बात कर रहे हैं, है ना। तो 50 तो देने ही देना। सुबह वग्गा साहब भी बोल के 50 या 75 बोला। उसके बाद वाली में उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि नहीं बढ़ाएंगे, नहीं।
रास्ता खुला, अक्टूबर तक तो रास्ता साफ है। ये तो कहा है उन्होंने। सो हम तो जून के बाद हम तो अगस्त की बात कर रहे थे, वो तो अक्टूबर तक जा रहे हैं। करेक्ट। सो ऐसा भी नहीं कि वो डरे आपको क्लियर कर बोले ना मैं तो नहीं बढ़ूंगा मत रहो, ऐसा कहीं भी नहीं बोल रहे। नहीं कहा। तीसरी चीज है बैंक निफ्टी आपकी जो 34,800 थी जो लेवल है बैंक निफ्टी का, आप देख लीजिए बैंक निफ्टी भी आपको वहीं आकर आपको संकेत दे रहा है कि यहीं आके मुझे रुकना। आज का हाई 34,819 है, बिल्कुल 5-15 पॉइंट तो आपको थोड़ा सा देखना होता है। बैंक निफ्टी है। सो एग्जैक्टली मार्केट लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट खबरों को रेस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट मूवमेंट को रेस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही है। सो मेरे ख्याल से सावधान रहना है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी सुबह भी हमने ये बोला कि सेटल होने दो, देखते हैं, पॉजिटिव है लेकिन आराम से लेना है। मौका आपको दिया है। 16,200 एग्जैक्टली 16,207 आज का लो है। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 34,275 कल की क्लोजिंग का लो है। सो आपको बाजार मौके देगा वापस, और वो मौके दे तब तक लेते रहना है। तो दोनों तरफ के ट्रेड है, उसकी तैयारी रखिए। ना ओवर पेसिमिस्टिक होना कि सब खराब है, ना ओवर ऑप्टिमिस्टिक होना कि सब ठीक हो गया। गिरावट में खरीदारी का रुझान है, बस एक सेंटेंस में है। लेवल से खरीदना है, लेवल से खरीदना। हाँ, और प्रॉफिट बुक करते चलो, दोनों तो लेते रहो देते रहो। अनलेस कि आपका व्यू 4-6 हफ्ते का, तब तो एक अलग बात है। हाँ, अब सुबह शाम तो रोज वाली सुनते हैं कमेंट्री जो एक बार लेके चला जाए 2-4-6 हफ्ते बाद वापस मार्केट में आए, वो तो हर वक्त 8 बजे 9:08 पे 2 बजे 2:30 बजे 3:20, ये सब तो उनके काम नहीं है। तो ये जिनके काम है उनके लिए सारा का सारा अंडरस्टूड। बाकी लोगों के लिए जो सुबह कहा है कि धीरे धीरे हम बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई एक आध आखिरी ग्लोबल रिस्क रही तो पता नहीं, अदरवाइज हम 15,750 15,850 आसानी से नहीं तोड़ेंगे। वहाँ हमने मजबूत सपोर्ट बना लिया, वो होल्ड होना चाहिए, उसको सपोर्ट बड़ा सपोर्ट मान के बाय ऑन डिप्स। लग रहा है बाजार आपकी कमेंट्री का इंतजार कर रहा था। देखिए बात करते करते और 50 पॉइंट फिसल गया। फैक्ट तो बोलना पड़ेगा दीप, जब हम पॉजिटिव होते हैं, बुलिश होते हैं, जैसा दिख रहा है तो जोर से बोलते भी हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। 16,400 एक तो 17,400 बार आ रहा है। ये कब होगा भगवान जाने। होना तो बहुत हो गया, हमारी लाइफ टाइम में तो पक्का ही होगा, लेकिन वो कब होगा वो वाली बात है। तो 16,400 में बहुत सही लेवल से गया है एकदम, मतलब अब इससे ज़्यादा और एक्यूरेसी नहीं आ ही नहीं सकती। न डेटा रीडिंग में आ सकती है, न मार्केट की आ सकती है। परफेक्ट लेवल से चल रहा है मार्केट। आने दे 16,250 16 सी ये पहली सपोर्ट रेंज है जहाँ निफ्टी आया है 16,240 से 16,260। यहाँ रुका तो ठीक, नहीं तो ये आएगा 16,200 और उसके बाद देखेंगे। उसके नीचे फिलहाल लग नहीं रहा। अगर डाउ फ्यूचर्स आपके कितना ऊपर है? डाउ फ्यूचर्स भी गिर रहा है 100 पॉइंट ऊपर है। ये हमको देख के गिरा है, हम इनको देख के गिरे? ये तो क्लियर करवा लो पहले। नहीं लग रहा है अभी एफआईएस थोड़ा जाग रहे हैं, यूरोप वाले जाग गए हैं थोड़ा। मतलब इसका मेरी कमेंट्री का कोई योगदान नहीं है इसमें। नहीं बट परफेक्ट लेवल से बाजार अब प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, और जैसा अनिल जी ने कहा अब सपोर्ट लेवल्स पर रखिए नजर, फिर से अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लिए। आइए 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी लेंगे थोड़ी देर में सर के साथ। उससे पहले बता देते हैं कौन से खबरों वाले शेयर्स हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। कुशल और साथ ही अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। ट्रिगर्स में सबसे पहले तो आज एफएनओ स्पेस से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, रैमको सीमेंस, बिरलासॉफ्ट और सेल के नंबर्स आने बाकी हैं, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही कल का सत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कल भी रिजल्ट हैवी डे है जिसमें अदानी पोर्ट्स और ग्रासिम इंडस्ट्रीज अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे निफ्टी से। एफएनओ स्पेस से 4 कंपनियां बलरामपुर चीनी, इप्का लैब, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर और स्ट्राइड्स फार्मा, इसके नंबर्स आते हुए नजर आएंगे। आईपीओ भी एक्शन में रहेंगे क्योंकि डिलीवरी का आईपीओ की लिस्टिंग होगी। सब्सक्रिप्शन 1.6 टाइम्स लगभग होता हुआ दिखा था। साथ ही वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स, इसकी भी कल ही के दिन में लिस्टिंग होगी। अच्छा सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी आता हुआ दिखा था 16.3 टाइम्स का। एथर इंडस्ट्रीज का आईपीओ भी खुलेगा तो यहाँ पर भी फोकस रखिए। और ई मुद्रा आईपीओ का कल आखिरी दिन होगा तो कल ये बंद होता हुआ नजर आएगा। पारादीप फॉस्फेट्स पर भी नजर रखिए, इसकी भी आईपीओ शेयर अलॉटमेंट होती हुई नजर आएगी। एबी फैशंस पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक करता हुआ दिखेगा कल के दिन में। और पीएम नरेंद्र मोदी जी जो है टोक्यो में क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। 25 मई बुधवार निफ्टी से कोल इंडिया बीपीसीएल नंबर्स डिक्लेयर करेगी। साथ ही एफएनओ स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल, बाटा इंडिया, इंटरग्लोब, साथ ही नाल्को, पीएफसी, टोरेंट फार्मा और वर्लपूल के नंबर्स पर नजर रखनी है। जीएमएम फॉडलर नंबर्स के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार करता हुआ दिखेगा। साथ ही इथॉस का जो आईपीओ है उसकी शेयर अलॉटमेंट भी होती हुई नजर आएगी। टोरेंट फार्मा यहाँ पर बोर्ड बैठक में बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे एसबीआई और टीसीएस के काउंटर्स। ग्लोबली देखेंगे तो जीडीपी आंकड़े आएंगे। सिंगापुर
सिंगापुर के, साथ ही यूएस में जो एफओएमसी मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग जारी किए जाएंगे, और जापान और यूरोप के जो बैंक ऑफ जापान के गवर्नर हैं और ईसीबी के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी कमेंट्री भी आती हुई नजर आएगी। तो देखना होगा कि इन्फ्लेशन को लेकर यहाँ पर वो क्या कहते हैं। तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से आज के कुछ नतीजे और साथ ही खबरें भी। नतीजों में सबसे पहले डीवीज लेबोरेटरी के नतीजे बहुत बड़े आते हुए दिखे हैं। जो कंसोलिडेटेड मुनाफा है वो 502 करोड़ से बढ़कर 895 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखेंगे तो वो 1788 करोड़ से बढ़कर 2518 पर आता हुआ दिखा है, और मार्जिन्स में भी कंपनी में इंप्रूवमेंट देखा गया है, 40% से बढ़कर 43.8% पर आते हुए दिखे हैं। धानुका एग्रीटेक, यहाँ पर कंसोलिडेटेड जो मुनाफा है वो 48.6 करोड़ से बढ़कर 54.4 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अब कामकाजी मुनाफा लगभग फ्लैटिश रहा है, इसी के चलते जो देखा गया है मार्जिन्स थोड़े से कट होते हुए दिखे हैं। पटेल इंजीनियरिंग कंपनी जो एक घाटे से मुनाफे में आई है, कंपनी पहले 140 करोड़ का घाटा था और अब 21 करोड़ का कंपनी को मुनाफा आया है। वहीं कंसोलिडेटेड आय अगर देखेंगे तो 730 करोड़ से बढ़कर 1110 करोड़ पर 1110 करोड़ पर आती हुई दिखी है। टीटीके हेल्थ केयर स्टैंड अलोन मुनाफा लगभग फ्लैटिश रहा है, 10.3 करोड़ से बढ़कर 10.6 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स में अच्छी खासी कटौती देखी गई है, 6.9% से घटकर लगभग 3% पर आते हुए दिखे हैं। खबरों में वीएसटी डीलर्स पर ध्यान रखिएगा, जिसमें ज़ेमेंको आईएनसी के साथ मास्टर सप्लाई इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए ये इंटीग्रेटेड गियर ट्रेन्स सप्लाई करेगी कंपनी। टाटा पावर पर ध्यान रखिएगा, जिसमें टाटा मोटर्स के साथ कंपनी ने करार कर लिया है। पुणे में सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए करार किया गया है, और इस प्रोजेक्ट के तहत टोटल 2.3 करोड़ यूनिट्स का बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इंडसइंड बैंक, जिसमें एमसीएलआर की दरों में 0.15 से 0.2% की बढ़ोतरी कर दी गई है, और कुछ मेरे पास ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें सेल में लगभग 84 लाख शेयर्स, टाटा स्टील लगभग 24 लाख, एनटीपीसी 20 लाख शेयर और आईसीआईसीआई बैंक लगभग 10 लाख शेयर के कई सौदे किए गए हैं। तो ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें, ब्लॉक डील्स और कुछ नतीजे। पूरा एक्शन आई एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। वागले साहब है हमारे साथ तैयार, क्लोजिंग शो का पहला बिगुल, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। बेचना है मैकडॉवेल्स या यूनाइटेड स्पिरिट, 786 787 का करंट भाव है, 793 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरे को लगता है ये 760 तक या 760-62 तक नीचे जाने के लिए तैयार है, 1 से 2 दिनों का टाइम फ्रेम। तो ये आपके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर देखिए सडन गिरावट आती हुई दिख रही है। कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स कई सारे स्टॉक्स तोड़ रहे हैं इस समय, नजर रखते हैं इन पर। आइए सचित जी भी है हमारे साथ तैयार, बिगुल उनके लिए BTSTT। बताएं सर। सचित जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। यहाँ पर बिकवाली करनी है दीपक नाइट्रेट। इस पर्टिकुलर काउंटर में एक अच्छे पुल बैक के बाद वापस यहाँ पर एक ब्रेकडाउन नज़र आ रहा है। इसके फ्यूचर्स लगभग 1950 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहे हैं। जिस तरीके से इसने पिछले दिन का स्विंग हाई ब्रेक किया है, मुझे लग रहा है 1900 तक तो इमीडिएटली स्लिपेजेस नज़र आ सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1975 पे। पहला टारगेट होगा 1900 का एंड फाइनल टारगेट होगा 1870 का। बिकवाली करनी है दीपक नाइट्रेट के फ्यूचर्स में। तो 2 बैक टू बैक सेल कॉल्स आपके लिए आ रही हैं, एक दीपक नाइट्रेट सत्य जी की तरफ से, दूसरा यूनाइटेड स्पिरिट्स वागले साहब की तरफ से। डिप के बाद अब बाजार 16300 पर संभलते हुए भी आपको दिख रहे हैं। तो काफी शार्प डिप आया था, 50 पॉइंट की वहां से रिकवरी भी आई है, बट हाँ ऊपरी स्तरों से डेफिनेटली बाजार में प्रेशर काफी तेजी से बना था अभी कुछ देर पहले। अब समझने की कोशिश कर रहा है बाजार। आइए इस गिरावट में 16240 16260 एग्जैक्टली पहले सपोर्ट से वहीं से घुमा है, पहले सपोर्ट से, मतलब शार्प स्विंग आ रही दोनों तरफ, वैसा है। इंटरेस्टिंग हो रहा है मार्केट। चलिए तो मार्केट पर रखिए नजर। बहुत सारा मूवमेंट इस समय बाजार में होते हुए दिख रहा है और दोनों तरफ का एक्शन इस समय भरपूर है। इस बीच एक काउंटर है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, 3.5% ऊपर है। हालांकि ऊपर से ये भी थोड़ा फिसला है, बट इस पर भी आप अच्छा एक्शन बनते हुए देख रहे हैं जहां तक श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का सवाल है। बंसल जी भी हैं हमारे साथ। बंसल जी जरा इसके चार्ट पर नजर डालें, श्रीराम ट्रांसपोर्ट। दिवांशु, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का टेक्निकल चार्ट देखें तो चार्ट पॉजिटिव है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक पॉजिटिव क्रॉसओवर 1126 के ऊपर निकला है तो देखने को मिला है, और उसके बाद एक अच्छा अपमूव भी देखने को मिला है। तो मेरी राय में नीचे में 1120 के अराउंड काफी अहम सपोर्ट है, तो जिनके पास है इसके नीचे के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए।
इन स्तरों पर भी 1120 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की जा सकती है। अब ये दोबारा से जब 1140 के ऊपर निकलेगा तो तब एक बड़ा अपमूव टुवर्ड्स 1161 1165 देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा देखते हैं इन लेवल्स पर अगर बाजार स्टेबल होता है कि नहीं, बट वॉलेटिलिटी आ गई वापस 16300 के नीचे सर। काफी मतलब टिक बाय टिक अगर आप देखें बड़े मूव्स इस समय होते हुए दिख रहे हैं। धड़ाधड़ एकदम, है ना। चलो बढ़िया। तो मतलब वाकई में जिसको बोलते हैं 2020 मैच जैसा है, बिल्कुल वैसा ही सेक्शन होता दिख रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। आइए इस बीच में इंट्राडे फंडिंग पर बैंकों की सख्ती के मामले को लेकर ब्रोकर्स अब पहुंच रहे हैं सेबी के पास। क्या है पूरा मामला और क्या है ब्रोकर्स की परेशानी और क्यों वो सेबी के पास जाकर रियायत मांगने की कोशिश कर रहे हैं, समझते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार। ब्रजेश, पहले तो मामला बताइए क्या है। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है कि 2 अप्रैल 2022 को 2 अप्रैल 2022, ठीक है। यहाँ पर इस रिजर्व बैंक की ओर से एक प्रेस रिलीज आई। ओके। उस प्रेस रिलीज में ये लिखा हुआ था कि एक्सिस बैंक पर कुल 93-94 लाख की पेनल्टी लगाई गई है। राइट। उस प्रेस रिलीज के नीचे उसके पार्ट में लिखा हुआ था कि इन्होंने जो ब्रोकर्स को फंडिंग किया है और उसके अगेंस्ट में जो मार्जिन लेना था वो नहीं लिया, ओके, इसलिए पेनल्टी लगी। तो ये पाया गया मामला सेबी के इंस्पेक्शन में कि जो 50% मार्जिन लेना चाहिए था वो एक्सिस बैंक ने ब्रोकर से नहीं लिया था। ये एक ट्रिगर हुआ। दूसरा ट्रिगर ये हुआ कि एक और बैंक का इंस्पेक्शन हुआ, प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, बड़ा बैंक है, ओके। और वहां वो जो ले रहे थे सिक्योरिटी के नाम पर वो अनलिस्टेड शेयर ले रहे थे। अच्छा। जबकि नियम ये है कि ऐसी सिक्योरिटी आपको लेनी है जो लिक्विड हो, जरूरत पड़ने पर आप तुरंत बेचकर उससे अपना पैसा वसूल सकें। तो ये हुआ पूरा ट्रिगर। इसके बाद जो है रेगुलेटर की तरफ से टाइटनिंग शुरू हुई और उस टाइटनिंग का खामियाजा यह है कि लगभग 80% ब्रोकर्स को अब इंट्राडे फंडिंग बैंक नहीं दे रहे हैं बिना मार्जिन लिए हुए। यानी अगर आपको मार्जिन लेना है तो आपको 50% लिक्विड एसेट रखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन ब्रोकर को फंडिंग क्यों चाहिए? उनका ये कहना है कि एफ&ओ वाले जो सौदे हैं उनमें, या जैसे एफपीआई वाले सौदे हैं, तो एफपीआई वाले सौदों में जब तक कस्टोडियन के पास तक ट्रांसफर नहीं हो जाती सिक्योरिटी, ब्रोकर की जिम्मेदारी रहती है कि सारा सब कुछ रिस्क वो देखे। तो उन सिचुएशन में उनको इंट्राडे फंडिंग की जरूरत पड़ती है। और ये भी एक आर्गुमेंट था कि चूंकि पैसा सुबह जाता है शाम को वापस आ जाता है, लो रिस्क है, हमारे और बैंकर यानी ब्रोकर और बैंकर के रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है कि उसको कितना रिस्क दिख रहा है इस एक्सपोजर में, और उसके आधार पर वो मार्जिन लेता था या मार्जिन नहीं लेता था। और पूरा इंट्राडे ही मामला है। पूरा इंट्राडे का मामला है। हाँ। तो इंट्राडे में बैंक कितनी फंडिंग किस ब्रोकर को दे रहा है उसके ऊपर पूरा मामला। उसमें यह कि 50% आपकी फंडिंग जो है वो लिक्विड होनी चाहिए। बिल्कुल। रिजर्व बैंक का नियम ये कहता है कि जो भी कैपिटल मार्केट का एक्सपोजर है 50% रखना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर इंटरप्रिटेशन का मामला था। बैंक ये इंटरप्रेट कर रहे थे कि ये तो इंट्राडे फंडिंग है, सुबह जा रहा है शाम को आ रहा है, रिस्क कहाँ है। लेकिन रिजर्व बैंक का कहना है कि रिस्क अगर होगा तो ठीक है। और लिक्विड से उनका मतलब ये कि आप अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर मत लीजिए। कुछ बैंकों ने निकाला कि हाँ जी हम मार्जिन तो ले रहे हैं, मार्जिन हम ले रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन निकला क्या कि वो अनलिस्टेड कंपनियों के शेयर ले रहे थे जिसे आप लिक्विड नहीं कह सकते। ओके। ये पकड़ा गया। इसके बाद टाइटनिंग शुरू हुई और मई के फर्स्ट वीक से पूरी टाइटनिंग शुरू हुई थी। और उसके बाद आते आते अब ये हालत है कि 80% जो ब्रोकर्स हैं उनके तक अभी पूरी 100% नहीं हुआ है, लेकिन 80% तक ये हो गया कि जब तक आप मार्जिन नहीं देंगे 50% आपको कोई एक्सपोजर मिलने वाला नहीं है। तो बैंकों ने फंडिंग टाइट कर दी। बिल्कुल टाइट कर दी। अब ब्रोकर क्या कर रहे हैं? अब ब्रोकर ये कह रहे हैं कि इससे तो एफ&ओ का जो वॉल्यूम है, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेड है, वो सारे के सारे फंसेंगे। तो इससे तो मार्केट में और दिक्कत हो जाएगी। ब्रोकर्स का आर्गुमेंट ये है कि हम इतना सारा मार्जिन और इतना सारा सब कुछ एक्सचेंज के साथ, क्लियरिंग के साथ रखते हैं पहले से, और ये आप बैंक पर छोड़िए कि वो ये डिसाइड करे कि मुझे उसको पैसे देने में या फंडिंग देने में कितना रिस्क है। आप माइक्रो मैनेज मत कीजिए। तो ये ब्रोकर्स इस मांग के साथ रेगुलेटर के पास जाने की तैयारी कर रहे हैं। वाया सेबी के पास जाएंगे और उसके बाद ये मैसेज धीरे धीरे आरबीआई को पहुंचाया जाएगा। वो ये चाहते हैं कि सेबी आरबीआई से बात करे कि ये जो टाइटनिंग है ये अगर की जाएगी तो इसका असर काफ़ी बड़ा हो सकता है और इसलिए इस मामले पर रियायत दी जानी चाहिए। ओके, तो चलिए अब सेबी के दरबार में पहुंचा है मामला।
लेट्स सी सेबी के सामने गुहार लगाई गई है, अगर वहां से उनकी सुनवाई होती है और वो ये चाह रहे हैं कि मामला रिजर्व बैंक तक पहुंचाया जाए, ओके, नहीं तो जो एफपीआई वाले सौदे हैं वहां पे शायद दिक्कत होगी, जो एफएनडो के वॉल्यूम है वहां पे शायद असर पड़े। परफेक्ट, ठीक है, डन। तो ये है एक बड़ी खबर जो ब्रोकर्स की फंडिंग को लेकर आपके सामने रखी ब्रजेश ने। सेबी से जुड़े हुए कोई भी नियम, ब्रोकिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी नियमों में किसी भी तरह का बदलाव हो, किसी भी तरह का पॉलिसी मैटर बनने या बदलने वाला हो, ब्रजेश की नज़र पैनी उस पर रहती है और वो सबसे पहले आपके सामने ये खबर लाकर रखते हैं जो आती हुई दिख रही है। तो वॉल्यूम्स पर भी असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, असर पड़ेगा। ब्रजेश पहले से ही कह रहे हैं असर पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी आगे जाके। आशंका जताई गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और इस वक्त वेस्कॉन इंजीनियरिंग, इसके नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते दिख रहे हैं। आय 190 करोड़ से बढ़कर 217 करोड़ का आंकड़ा आपके सामने। मुनाफा 2.5 करोड़ से 11 करोड़, पौने 11 करोड़। वाह भाई वाह, क्या बात है। मार्जिन दिखाओ, तब हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि वन टाइम या ऐसा कुछ तो नहीं है, क्योंकि आजकल सारा खेल तो मार्जिन का ही है। कामकाजी मुनाफा कैसा है वो देखेंगे। फिलहाल तो स्टॉक एकदम तनता हुआ नजर आ रहा है, पूरे 2 रुपये 20 पैसे। अगर आपको वो कम लग रहे हो तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए, 9% ऊपर है वेस्कॉन इंजीनियरिंग। ये है आपके लिए स्टॉक। नतीजों के बाद पूरा का पूरा एक्शन में आता हुआ दिखाई दी जी। आय में भी अच्छी ग्रोथ दिखी है, तो उसका भी आप स्टॉक पर रिएक्शन देख रहे हैं। चलिए, कुछ तो स्टॉक्स हैं बाजार में जो थोड़ा एक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सुबह से ही एक्शन में रहा है अशोक लेलैंड, और आज अभी भी अगर आप देखें तो 137 के लेवल्स के ऊपर ही अशोक लेलैंड आपको होल्ड करते हुए दिख रहा है। वागे साहब जरा देखें सर अशोक लेलैंड का चार्ट, और अब यहाँ से क्या व्यू बन रहा है। हालांकि डेज हाई से थोड़ा ये भी डिप हुआ है, 140 तक गया था, वापस एंट्री के लेवल आ रहे हैं क्योंकि डेज लो इसका 136 था, फिलहाल 137.5 पर है। ट्रेडिशनली बहुत ही अच्छा पैटर्न है। यहाँ पर या अराउंड 135 अगर नीचे आता भी है तो वहाँ पर लिया जा सकता है। मेरा मानना है ये 145 148 तक अगले 3 से 4 दिन या अगली जब मूव आएगी तो आ सकता है। आपका स्टॉप लॉस 130 का होना चाहिए, तो 130 का स्टॉप लॉस आपको रखना है इस पर। JSPL आज इसमें बड़ा ब्रेकडाउन आया है सचिन जी, एक ही दिन में 17% टूटा है, 400 के नीचे। जरा अब इस चार्ट को देखें, हालांकि आज के लिए तो जो ट्रेड होने थे हो गए, बट अब स्ट्रक्चर क्या निकल कर आ रहा है 400 के नीचे अगर क्लोजिंग भी आती है तो। यहाँ पर जो एक वीकली स्ट्रक्चर था वो काफ़ी समय से एक करेक्टिव एक्शन में ही रहा था। इनफैक्ट अगर हम अप्रैल से डेटा देखें तो क्लियरली यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक लोअर लोट ऑफ बॉटम कंटिन्यूड रहा था। तो यहाँ पर मेजर डिस्टॉर्शन तो आज का जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था लगभग अराउंड 430 का, वो ब्रेक होने के बाद हुआ है। तो मुझे लग रहा है अगर इसे बेस के नज़रिए से देखें तो जो मेजर बेस यहाँ पर नज़र आ रहा है वो लगभग 365 370 जोन के आसपास ही है, जहाँ से लगभग जनवरी मिड ऑफ दिसंबर में एक रैली शुरू हुई थी, उसी पर्टिकुलर बेस के आसपास नज़दीक वापस ये स्टॉक ट्रेंड हो रहा है। तो डेफिनेटली एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ब्रेकडाउन हुआ है 430 लेवल्स के बाद। तो किसी की अगर यहाँ पर एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है तो मुझे लगता है एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से इसे होल्ड किया जा सकता है। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट लेवल है फ्रॉम अ रिबाउंड पर्सपेक्टिव वो लगभग अराउंड 422 के आसपास का है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं आता तो तब तक मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव इस पर्टिकुलर स्टॉक में कंटिन्यूड ही होगा। एंड रिव्यू जोन लगभग अराउंड 380 से लेकर 370 के आसपास ही प्लेस्ड है। ओके, तो ये है आपके लिए राय JSPL पर। और इस बीच वेस्कॉन इंजीनियरिंग के मार्जिन भी दमदार आते हुए दिखे हैं, 4.5% से मार्जिन लगभग दुगुने होते हुए दिखे। तो वाह, ये इंजीनियरिंग कंपनी जैसे मार्जिन दुगुने किए हैं, लगभग 9% के आसपास। दमदार रिजल्ट्स हर एक पैरामीटर पर वेस्कॉन इंजीनियरिंग के आपके सामने। आइए बढ़ते आगे, आपके सामने रखते हैं एक बड़ी खबर। ड्रोन बनाने में अब सबका इंटरेस्ट है, और अगर आपको लग रहा हो कि ऐसा नहीं है तो हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि ड्रोन बनाने को लेकर जो PLI स्कीम सरकार लेकर आई थी उसको किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है, कितनी कंपनियां हैं जो ड्रोन बनाने के लिए अर्जी दे रही हैं, अनुमति ले चुकी हैं, लेने की प्रोसेस में। अमरीश बताइए क्या है पूरी खबर।
सर खबर ये है कि सरकार ने जो दूसरी विंडो शुरू की थी, जिसको कि 4 मई को शुरू किया गया था और 20 मई तक उसके लिए आवेदन देने थे, सरकार का ये कहना है कि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा आवेदन आए, यानी कि ड्रोन बनाने में और ड्रोन के कंपोनेंट्स बनाने में कई सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। और जो सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था 2 करोड़ रुपए का, जो वो क्राइटेरिया रखा था, उसको मीट करने वाले भी लगभग 50 से ज़्यादा कंपनियां हैं। तो कुल मिलाकर जो हमारी जानकारी के अनुसार ऐसी 50 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो कि उस क्राइटेरिया को फुलफिल करती हैं और सरकार उस पूरे डेटा का एनालिसिस कर रही है, स्क्रूटनी कर रही है। 20 तारीख तक जो एप्लीकेशंस आए थे उनकी संख्या लगभग 200 से ज़्यादा है और 50 उन कंपनीज की स्क्रूटनी के बाद जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार अडानी, टाटा ग्रुप, इंडियन ऑयल समेत ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस बिजनेस में आने के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ जो हमारी जानकारी के अनुसार जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि भारत डायनेमिक्स है, इन्फो एज है, जोमेटो है, जेन टेक्नोलॉजीज है, डीसीएम श्रीराम है, एचएल है, धानुका एग्रीटेक है, सोलार इंडिया है, इनको भी इन्होंने भी आवेदन किया है और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इनकी एप्लीकेशन को मंजूरी मिल सकती है। इसके अलावा पारस एरोस्पेस और अडानी एल्बिट, इनके जो मंजूरी है ये सरकार पहले ही दे चुकी है। तो सरकार की जो कैलकुलेशन उसके हिसाब से पहले फेज़ में जो 14 नाम दिए गए थे वो, और इस फेज़ में जो एप्लीकेशंस आई हैं उसमें से भी लगभग 20 से 22 कंपनीज हैं जो कि क्वालिफाई कर सकती हैं। तो सरकार को इससे बड़े निवेश की उम्मीद है और जो सरकार का पहले जो अनुमान था वो था लगभग 5,000 करोड़ के निवेश का। इस आवेदन के साथ वो निवेश का जो अनुमान है सरकार का वो और बढ़ता जाएगा। जी तो ये है आपके लिए ड्रोन बनाने वाली कंपनीज के लिए बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। और देखिए, बात करते करते रिएक्शंस जो आ रहे हैं, जेन टेक्नोलॉजी सीधा स्पाइक कर रहा है 2-2.5%। हमारे रेडार पर भी था जब पहले सरकार ने ड्रोन पॉलिसी की बात करी थी, तब से हमारे रेडार पर है। और देखिए अब इस खबर पर जेन टेक्नोलॉजीज रिएक्ट भी करते हुए दिख रहा है। सुमित जी जरा जेन टेक का चार्ट देखें सर, सडन स्पाइक 3% ऊपर। अब दिवांशु थोड़ा सा बाउंस देखने को मिल सकता है, 180 से 185 रुपए तक के लेवल जेनटेक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिन्होंने पोजीशंस लिए वो लोग होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें जो कि 169 170 के पास बनेगा। ऊपर में 180 185 रुपए तक के लेवल जेनटेक में देखने को मिल सकते हैं। तो जेन टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली मूव करते हुए दिख रहा है। इस खबर का बड़ा बेनिफिशियरी भी है ये काउंटर, और इसलिए आप इस पर एक्शन भी देख रहे हैं। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, धानुका एग्री है उस पर रखिए नजर। एचएएल ऑफ कोर्स जो लाइफ हाइज के आसपास ट्रेड कर रहा है, अगेन इस स्टॉक पर भी आपने बड़ी मूव देखी है इस ऑलरेडी आते हुए। और अब एक और अच्छी खबर इस काउंटर के लिए भी बन रही है, बीईएल, यहाँ पर भी एक कनेक्शन तो है ही। बाय द वे, हमने वैस्कॉन के नंबर्स देखे, उस पर तो एक्शन आया। AIA इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी वैस्कॉन के नंबर्स के बाद एक स्पाइक आपको आते हुए दिखा। आई डोंट नो डायरेक्ट कोरिलेशन है या फिर बाजार का कुछ स्टॉक्स पर फोकस बना हुआ है जिसकी वजह से ये मूव आ रही है। बट AIA इंजीनियरिंग ये भी एक काउंटर है जो बढ़िया स्पाइक दिखा रहा है। कुणाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल जी गुड आफ्टरनून सर, जरा चार्ट देखे, AIA 6.5% अभी अभी और 1-1.5% का स्पाइक आया सर। बिल्कुल दीपांशु, सुपर चार्ट है। यहाँ पर एक पैटर्न भी बना है जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं और एक मेजर एवरेज की रेखा से बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि 1950 तक तो बिल्कुल रास्ता साफ है। 1950 तक कोई रेजिस्टेंस चार्ट पर नहीं नजर आती है, तो अभी भी यहाँ पे 40-50 रुपए की तेजी की गुंजाइश है। 1950 1965 पर काफी बड़ा रेजिस्टेंस है, वो स्तर हो सकता है कि अभी तुरंत पार ना हो। तो 1965 के ऊपर ही नई खरीदारी की राय। ओके, तो 1965 के ऊपर ही नई खरीदारी की राय आएगी। बट डेफिनेटली एक और काउंटर है जो आपके रेडार पर होना चाहिए, AIA इंजीनियरिंग, जिस पर एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। एक और स्टॉक जो आपको अपने रेडार पर रखना है क्योंकि इसमें बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, हालांकि ASM स्टेज 1 में है ये, बट JSW एनर्जी जो काफ़ी एक्टिवली रहता है मार्केट बाजार के रेडार पर, बट बड़े ट्रेड्स नहीं हो पाते हैं क्योंकि इस पर सिर्फ 5% का सर्किट होता था। अब वो सर्किट 20% कर दिया गया है और देखिए 7-7.25% ऊपर JSW एनर्जी इस समय ट्रेड कर रहा है। बंसल जी जरा देखें सर, JSW एनर्जी का चार्ट अब तो 20% से सर्किट वाला काउंटर हो गया है। आज की मूव से कौन से अब नए लेवल्स निकल कर आते हैं, कोई राय इस पर? दिपांशु, यहाँ पर अगर आप चार्ट को देखें तो चार्ट पॉजिटिव है और आज एक अच्छा मूव भी देखने को मिल रहा है। तो टारगेट तो नहीं दिपांशु, सबसे पहले तो यहाँ पर एक लेवल निकल के सामने आ रहा है, 303-304 का एक लेवल निकल के सामने आ रहा है। तो जिनके पास है ये नीचे का एक स्टॉप लॉस है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस दूर है यहाँ से, बट जिस तरीके की मार्केट में वॉलेटिलिटी है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और दीपांशु, हाई प्रोबेबिलिटी है ये स्टॉक दोबारा से जो इसके रिसेंट हाइज थे वहां तक जाने का अटेम्प्ट कर सकता है। 340 यहाँ पे पहला टारगेट बैठता है और उसके बाद 348 दूसरा टारगेट बैठता है। तो जिनके पास है बने रहने की राय है।
ये है राय आपके लिए JSW एनर्जी पर। आइए राय ली जाए वागले साहब से। वागले का वंडर एक बार फिर आपके लिए। बताएं वागले साहब। अनिल जी, एक ऐसा स्टॉक ध्यान में आया है जो सुबह स्ट्रॉन्ग दिख रहा था लेकिन अभी वीक दिख रहा है और एक ब्रेकडाउन की तैयारी है। स्टॉक का नाम है डिवीज लैब। सुबह में वो 4430 के ऊपर भी चला गया, अभी 4170 पे आ गया है और मल्टीपल बॉटम्स इसने ब्रेक किए हैं। तो यहाँ पर या मे बी हल्का सा बाउंस बैक पर 4180 200 ये रेंज में अगर बेचते हैं, मुझे लगता है ये 4000 या मे बी इवन 3950 तक जाने के लिए तैयार है 1 से 2 दिनों में। आपका स्टॉप लॉस 4230 का होना चाहिए। 4230 के पूरे यूटर्न ले लिया है, पूरा यूटर्न ले लिया सर। फिसल पट्टी बनाई है इसने एकदम। नंबर्स तो सॉलिड थे, नंबर्स तो बहुत ही बढ़िया थे। हाँ, ऐसा क्या कुछ मैनेजमेंट ने आउटलुक खराब किया, क्या हुआ ऐसा? ढूंढने की कोशिश करते हैं सर, पता लगाते हैं क्या हो गया। समझ नहीं आया ऐसा। मतलब सुबह तो नंबर्स भी के पहले भी मजबूत था, नंबर आने के बाद भी स्ट्रॉन्ग था, अभी भी पिछले 15 मिनटों में गिरा है डिवीज लैब। तो तेज गिरावट डिवीज लैब में। ऐसा तो नहीं जहाँ प्रॉफिट है वही। ओ, ये तो लाल निशान में फिर जा रहा है निफ्टी भी। मुश्किल से 4 पॉइंट ऊपर बचा है, फिर से फिसलता हुआ दिख रहा है। अब 16300 भी पार करने में मुश्किल आ रही है। चलिए 2:30 बजे की स्ट्रेटजी और डेटा तैयार है, लेकिन उससे पहले तैयार है आपके लिए सेठी साहब, बिगुल सदाबार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब सुस्वागतम। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह। बता दो सर, पहला वाला। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है आज, वो एक इंफ्रा का नाम है ITD सीमेंटेशन, जो कि अभी 63 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। मैंने इस स्टॉक को पहले भी 1-2 बार रिकमेंड किया हुआ है और शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी मीट हुए। अभी ये स्टॉक अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट होके इन लेवल्स पे आया है, 63 के लेवल पे, बट यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की इंफ्रा कंपनी है जो कि मेनली स्पेशलाइज करती है मैरीटाइम स्ट्रक्चर बनाने के लिए, फिर मेट्रो रेल के जो प्रोजेक्ट्स है वो करती है, डैम्स है, टनल्स है, एयरपोर्ट्स है, हाईवेज है, इन सब सेक्टर के लिए काम करती है। और ये जो बजट में रिवर लिंकिंग पे सरकार का फोकस था, जो केन बेतवा करके यूपी में एक रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट का सरकार ने अनाउंसमेंट किया, उसका भी एक बड़ा फायदा इसको होना चाहिए। फिर आपके कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इसने किया, मुंद्रा पोर्ट किया है, JNPT में कंस्ट्रक्शन काम किया है, और हाल ही में अदानी का जो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां से भी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, चेन्नई के मेट्रो से भी अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं। तो एक सॉलिड क्वालिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। इसमें जो प्रोमोटर है उनकी हिस्सेदारी है 46.61% और ITD का पूरा नाम है इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी, जो कि इसकी प्रोमोटर है। और FIS अराउंड 23-24% स्टेक ओन करते हैं। MIT भी इसमें अराउंड 6.74% स्टेक ओन करती है। तो एक सॉलिड क्वालिटी की कंपनी है। मुझे लगता है ये जो लेवल्स हैं, ये अराउंड वन टाइम बुक वैल्यू पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। 72 रुपए के शॉर्ट टर्म टारगेट है और 58 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। क्या है? इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी। ओह, तो मतलब ये सारे इसके विदेशी प्रमोटर हैं कि नाम ही ऐसा रखा है? हाँ, वो डिटेल्स देखने पड़ेंगे, पर इटालियन थाई डेवलपमेंट है तो फिर विदेशी होने चाहिए अनिल जी। तो 64 में खरीदा, 58 का स्टॉप लॉस, 72 के टारगेट। ये है राय पहला स्टॉक आता हुआ आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब, दूसरा स्टॉक भी आपने कहा कैश मार्केट का, ये बताएं सर। अनिल जी, जो दूसरा स्टॉक है आज, वो एक रियल एस्टेट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है कोर्टे पाटिल, जो कि अभी 250 रुपए के लेवल पे ट्रेड करता है। एक रेप्यूटेड रियल एस्टेट कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स है, और ये कंपनी मेनली पुणे में प्रेजेंट है और पुणे के अलावा बैंगलोर और मुंबई में भी कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स इसने करे हैं। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी वेस्कॉन इंजीनियर्स की, फिर आपके पटेल इंजीनियरिंग के भी अभी थोड़ी देर पहले नतीजे आए। तो ये सब कंपनियां पुणे बेस्ड रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं। और मुझे लगता है ये जितने भी कंपनीज अच्छा कर रही है, और इस कंपनी के भी शायद परसों इसके नतीजे आएंगे इस तिमाही के। बाकी आज रियल एस्टेट स्टॉक्स पे इसलिए भी फोकस है बिकॉज जैसे हमने देखा स्टील के प्राइसेस कट होते ही हमने जितने भी ऑटो स्टॉक्स है उनमें एक धुआंधार तेजी देखी है। वैसे ही मुझे लगता है आने वाले दिनों में सीमेंट पे भी सरकार का एक्शन होना है, और सीमेंट के प्राइसेस अगर कंट्रोल या कम होते हैं तो उसका फायदा इंफ्रा स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स को डेफिनेटली होगा। तो वहां से ये कंपनी को, इस स्टॉक को पिक किया है। बाकी फंडामेंटल्स विद इन द स्पेस बहुत ही अच्छे फंडामेंटल्स है। नॉर्मल ईयर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23-24% के हैं।
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18-19%। फिर डेट इक्विटी रेशियो भी विद इन द सेक्टर एक अच्छा है, 0.56 का कम डेट इक्विटी रेशियो है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है और मुझे लगता है इन लेवल्स पे 250 के आसपास खरीदना चाहिए। 265 के टारगेट है और 245 का स्टॉप लॉस रखना है। कोल्टे पाटिल और साथ ही आईटीडी सीमेंटेशन, दो बेहतरीन कैश कॉल सेरी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने व्यू देने के लिए। तो वॉलेटाइल बाजार में ऊपर से फिसलते हुए बाजार में सेरी साहब की तरफ से दो बाय कॉल्स हैं आपके लिए। बट आइए, ये जो बाजार फिसल रहा है कहां पर थमेगा और अब कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जानते हैं अनिल जी के साथ उनकी मार्केट स्ट्रेटजी में। सर मतलब वॉलेटिलिटी इज द नेम ऑफ द गेम और वही हो रहा है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले 250 पौने 300 अंक ऊपर से, अभी भी ऊपर है बट सिर्फ 100 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी ऊपर से फिसले 1/4% ही ऊपर हैं। यूरोप के बाजार भी ऊपर से फिसल कर अब मिले जुले हो गए हैं। बाकी फैक्टर्स ठीक है। एशिया में भी हमने देखा हांगकांग 1-1.5% नीचे बंद हुआ और जापान पॉजिटिव था, हालांकि चीन एकदम सपाट रहा। तो वॉलेटिलिटी हमारे बाजार में, वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट्स में क्लियरली दिख रही है। सर क्या करना है इस समय? सावधान रहना है दीप, क्योंकि देखो डाउ 300 वाला करीबन 300, 250, 300 तक गया था, अभी 100 रह गया। डेक्स बहुत तेजी से नीचे आया। डाउ डेक्स जनरली बहुत सारे लोग साथ साथ में देखते हैं। Exactly. तो डाउ डेक्स आदत पड़ी है, हम तो कम देखते हैं, लेकिन वो भी एकदम तेजी से नीचे आया है। पूरा यूरोप में सेम चीज यूरोप में, तो हम भी उनके साथ ही हैं। अलग से हमारा ऐसा कुछ सेपरेट कुछ नहीं है। गवर्नर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसका लोग अलग अलग तरीके से मतलब निकाल रहे हैं, जिसको जैसा समझ में आए वैसा निकालें। हमारे लिए तो न्यूट्रल है। तो सिंपल सी चीज़ है कि ग्लोबल मार्केट के साथ चलना है। और अमेरिका के बाजार दी वही वाली बात है जो 2 बजे बात कर रहे थे, मेक और ब्रेक लेवल पे बंद हुए, तो हम एक दिन और देखेंगे। बहुत तेजी और बहुत मंदी दोनों ही करने का मन नहीं है, ठीक है ना। तो 16,400 ऊपर अपने को पता है, 16,240, 16,260 दिन के लिए पहला सपोर्ट है, वहाँ आ गया। अब इसके नीचे सपोर्ट जो है वो 16,200 है। उसके बाद एक छोटा सपोर्ट 16,150 का बनता है, लेकिन वो 16,075 ही है इमीडिएटली। तो 16,200 के आसपास तक देखिए, वहाँ पर मेरे ख्याल से रुकना चाहिए। हल्की फुल्की रुकने की जगह यहाँ पर भी है। तो अब आप धीरे धीरे सपोर्ट लेवल की तरफ आ रहे हैं दिन के लिए। कल क्या होगा वो तो अलग बात है, बट दिन के सपोर्ट की तरफ पहुँच रहे हैं। तो 16,200, 16,250 की रेंज आपकी दिन का सपोर्ट है और वही वापस से आप 16,400 की तरफ बढ़ते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब मैं आपको डेटा बता दूँ क्या कह रहे हैं। डेटा में 2 चीज़ें हैं। पहले तो आपको दीप है ना, क्लोजिंग के लिहाज से एक चीज़ समझ लीजिए, 16,000 के नीचे आप बंद नहीं होंगे। ये आपको कॉन्फिडेंस सुबह भी मैंने बोला, अभी भी है। इसलिए नहीं कि बहुत वहाँ से ऊपर बंद हुए, इसलिए कि 16,000 के पुट पर 94 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट इस मंथली सीरीज का। वो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। क्लियर है? दूसरी तरफ आपके लिए अब जो बचे हुए समय के लिए 16,300 मेक और ब्रेक लेवल है। 3 बजे तक का लेवल जो कुणाल जी आ गए हैं, सुबह अनुपस्थित थे, अभी शो में तो हमारे लिए तैयार हैं। तो 16,300 के ऊपर निकल कर टिकना जरूरी है। सुबह भी हमने ये कहा कि 16,300 निकल कर टिकेगा तो 16,400 मिल जाएगा आपको। अभी भी वही कहूँगा, 16,300 के ऊपर टिकेगा। मुश्किल क्यों है? 16,300 के पुट पर 46 लाख शेयर हैं, 30 लाख शेयर उसमें से आज ही जुड़े हैं। जैसे आप 16,300 के आसपास आएंगे, इन पुट राइटर्स को थोड़ी डर तो लगेगी कि भाई हमने गलती से पुट बेच दिया, चलो ख़त्म करते हैं, है ना। 16,300 के कॉल राइटर्स भी 40 लाख शेयरों का है, लगभग बराबरी का मामला है। तो इसलिए आपके लिए 16,300 अब मेक और ब्रेक है ऊपर की तरफ, 16,200 मेक और ब्रेक है नीचे की तरफ। देखते हैं दोनों में से किसी तरफ निकलते हैं या टाइम पास करके खत्म हो जाता है। हो भी जाए खत्म कर टाइम पास करके तो कोई बुरा नहीं। अब आइए बैंक निफ्टी 34,000 के नीचे बंद होने की संभावना कम है। 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट 34,000 के पुट में, वो आपके लिए सपोर्ट हो गया। और ऊपर का रेंज जो दीप 34,800 दिया था, एग्जैक्टली वहीं से बैंक निफ्टी भी घुमा है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों परफेक्ट लेवल से ऊपर से घूमे। अब बचे हुए समय के लिए 34,500 आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 3 बजे तक का। 34,500 के पुट पर 15 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 20 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 15 लाख शेयर हैं। तो 34,500 पर आकर आप अटक जाएंगे। तो ज़्यादा संभावना है नीचे की तरफ 34,000, ऊपर की तरफ 34,500। इस रेंज में आप टाइम पास करें, ठीक वैसे ही जैसे 16,200, 16,300 की रेंज में टाइम पास करें। अगर इसके किसी एक तरफ बाहर निकले तो फिर बड़ा मुंह आएगा। और वो बड़ा मुंह आना है तो डाउ से ही आना है, डाउ फ्यूचर से आना है, अमेरिका के मार्केट से आना है। अगर डाउ मजबूत हो गया, आप वापस बढ़ जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे 16,300 और 34,500 के। कमज़ोर हो गया तो आप 16,200, 16,150 की तरफ बढ़ेंगे। इधर 34,100, 34,150 की तरफ बढ़ेंगे। सिंपल। तो आराम से टाइम पास करें, लेवल का इंतज़ार करें। वो कौन सा वाला, वो कौन से शिकारी होते हैं जो गात लगा के बड़ा पैसिव, हाँ, जो मतलब जिनको शिकार आया तो ही मैं करूँगा, मैं शिकार के पीछे दौड़ूंगा नहीं। 2 तरह के होते हैं शिकारी, एक दौड़ लगाते भागते हुए, पकड़ पकड़ के कहाँ जाएगा बच के, शिकार करके छोड़ूंगा। दूसरा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ,
आया मेरे सामने तो गोली मारूंगा, मिला तो ठीक, नहीं तो कल फिर आके यही काम करूंगा, है ना। करेक्ट। तो आप कौन से वाले शिकारी हैं, आप खुद अपना पता लगाएं। इस बाजार में तो वो वाले थोड़े ज्यादा रिवॉर्ड हो सकते हैं जो लेवल वेट करके निकालें। अब आशु सर आ गए, बहुत देर बाद आए। आशु सर को पूछा जाए, आशु सर किस तरह का शिकार अच्छा है? वो आराम से गांठ लगाकर बैठ जाएं कि आएगा मेरे रेंज में, मेरे लेवल पे, मेरे निशाने पे तो मैं मारूंगा, या फिर कूद कूद के पीछे कि छोड़ूंगा नहीं, आया कैसे इधर? अनिल जी, जैसा आप शिकार बोल रहे हैं इस वक्त, तो पेशेंटली वही शिकार अच्छा है। और उसकी अनिल जी रेंज, मार्केट वगैरह सब बताता हूं आपको। थोड़ी सी स्टडी की थी ओवर द वीकेंड। अनिल जी देखिए, जो मार्केट है अब मुझे लगता है कि ये जो लेने वाली है, मतलब 16,100, 16,050, 16,100 ये लेने वाला भाव है, और 16,400 और 16,500 ऊपर ये बुक करने वाला भाव है। ये अभी आपने भी 16,400 का लेवल बहुत अच्छा बोला था, हमने भी अपने क्लाइंट से वही शेयर किया है कि जब तक 16,500 क्रॉस नहीं करता, जिसके चांसेस बहुत ही डिफिकल्ट हैं, लेकिन इतने जब चांसेस डिफिकल्ट होते हैं तो अनिल जी वो पार करने के बाद मूव भी अच्छी बनती है। तो जो नई तेजी करनी है, जो दिल खोल के करनी है या अच्छी तेजी करनी है, वो 16,500 के ऊपर करनी है, उससे पहले तेजी नहीं करनी। लेकिन अनिल जी डिप भी जो आता है, जैसे अभी इंट्राडे डिप आया अनिल जी, 16,100 के आसपास लेना भी है, और स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,000 का। तो अनिल जी डिप में, ये डिप आपको रोज मिल रहा है, आपको गैप अप भी मिल रहा है, गैप डाउन भी मिल रहे हैं, और इंट्राडे भी वो जो वॉलिटिलिटी है मिल रही है। तो ये अगर आप अपने लेवल कर लें कि मुझे हर घंटा हर मिनट ये पेशेंटली नहीं, मतलब पेशेंटली बैठना है और अपने जो आपने कहा घात लगा के काम करना है, तो अनिल जी बहुत अच्छा ट्रेड हो रहा है। तो अनिल जी 16,100 के आसपास निफ्टी लेना है और 16,400 और 500 के बीच में बेचना है, ये इस वक्त ट्रेड चल रहा है। इसके लिए अनिल जी अभी 15 मिनट, आधा घंटा पहले एक स्प्रेड बनाया था, लेकिन पिछले आधा घंटे में ही टूट गया वो स्प्रेड। जिन क्लाइंट्स को दिया तो प्रॉफिट में आ गया, इसलिए मैं अभी शेयर नहीं करूंगा, बट मैं अभी शो में 1 घंटा हूं। अगर मार्केट में थोड़ा अप मूव आता है तो मैं वो एक स्प्रेड और दूंगा, जो बहुत बढ़िया 16,300 500 का 1:2 का स्प्रेड दिया था, और सिर्फ 9 रुपए कॉस्ट थी, अब वो 25 रुपए हो गया अनिल जी। तो 16 रुपए ऑलरेडी प्रॉफिट में हो गया, विच इज अगेंस्ट अगर मैं कॉल देता हूं तो अनिल जी मुझे लगता है कि डिप्स में जरूर लेना चाहिए। और अनिल जी एक और चीज आपको बताता हूं कि जैसे मैंने बोला कि 16,500 क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्रॉस कर गया तो 17,000 की तरफ भी एक बार तेजी बन सकती है इंडेक्स में। इन द सेम स्पिरिट अनिल जी, जो फ्राइडे को गैप अप ओपनिंग हुई थी, हम 16,000 या 16,000 प्लस में खुले थे शायद, अगर वो टूट जाता है अनिल जी, तो पक्का जो तीसरी बार भी जो 15,700 के पास आया ना, इस बार 15,700 भी टूट सकता है। अगर अब ये 15,900 16,000 का टूटा, तो ये 15,700 भी टूटेगा इस बार, जो तीसरी बार अगर गया तो अनिल जी इस रेंज में मार्केट में जो वॉलिटिलिटी चल रही है, अगर कोई बोले कि कोई पक्का व्यू बता दो कि यही होगा, तो इम्पॉसिबल है बताना, वॉलिटिलिटी बहुत रहेगी। लेकिन इस रेंज में अनिल जी ये बहुत अच्छा ट्रेड निकल रहा है और बढ़िया हो रहा है। और अनिल जी आज मैं जेन्युइनली एक्सपेक्ट कर रहा था कि आपसे एक कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलेगा एक्सपायरी अलर्ट का। अनिल जी मतलब आपको ध्यान में बोल रहा था कि सारे एक्सीडेंट हो गए एक्सेप्ट एक बड़ा वाला मेटल और एक छोटा वाला मेटल। अनिल जी दोनों हाईलाइट किए थे एक्सपायरी अलर्ट में। और अनिल जी देखिए कितनी वेल्थ डिस्ट्रॉय की है टिस्को और सेल ने। और सेल तो मैं ऐसा स्टॉक है अनिल जी, पिछले महीने बिना किसी के पूछे, वो होता है ना, मैं शिवाजी बन के बार बार आपको बोलता जा रहा हूं कि सेल से बच के रहना, सेल से बच के रहना, चाहे कोई प्रॉफिट अच्छा बोले या कुछ बोले। तो अनिल जी इन द एब्सेंस ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट में क्या समझूं कि राइट होने से नहीं मिलेगा, सिर्फ तेजी बोलने से ही आपका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा? कर रहे हो उसी दिन हाथों हाथ भी दिया था, ऐसा मत करो आशु सर। मैंने बोला भी था, मैंने कहा लोग ज्यादातर सब आशु सर को ये समझते हैं कि वो हमेशा मंदी में रहते हैं, मंदी में रहते हैं। इस बार तो एक्सपायरी अलर्ट पे आपने मंदी बोली नहीं थी। तो आज हुआ है अनिल जी, नहीं बोली थी। दो ही तो स्टॉक बोले थे, एक बड़ा वाला स्टील और एक छोटा वाला स्टील, टिस्को और सेल, दो ही ऑक्सीडेंट बोले थे अनिल जी। बिल्कुल बिल्कुल बाकी तो नहीं बोले थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने इसलिए नहीं बोला कि एक्सपायरी के बाद हुआ, ऑनेस्टली मैंने कहा कहीं आप ये बोलोगे कि एक्सपायरी के बाद हुआ, आप मंडे को एक्सीडेंट हुआ, मैंने फ्राइडे, इसलिए मैंने नहीं, फ्रैंकली नहीं तो वैसे व्यू तो आपका एकदम परफेक्ट ही था, मार्केट में भी परफेक्ट था और इस पर भी परफेक्ट था, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं। बधाई आपको उसके लिए अनडाउटेडली। आइए बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी गुजरात गैस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, स्टॉक में वीकनेस देखने को मिल रही है। कल का लो स्टॉक ब्रेक कर चुका है, 559 560 के आसपास स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। इसमें बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना होगा गुजरात गैस में 571 का, और नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 545 रुपए से लेके 540 रुपए तक के लेवल गुजरात गैस में देखने को मिल सकते हैं 1-2 दिनों के अंदर। तो यहाँ पे बिकवाली करे 571 के स्टॉप लॉस से 545 540, ये दो टारगेट नीचे में गुजरात गैस में देखने को मिलने चाहिए। तो गुजरात गैस में बिकवाली करने की राय सुमित जी की तरफ से। आइए देख लेते हैं सचिन जी क्या बेचना चाहते हैं।
क्या बेचना चाहते हैं? मैंने तो अंदाज से बोला, लगता तो ऐसे ही सचिन जी को देख के कि बेचेंगे ही कुछ ना कुछ। बिगुल के बाद चेक करते हैं। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर बिकवाली करनी है बैंक ऑफ बड़ौदा इस पर्टिकुलर फ्यूचर में। जिस तरीके से वापस इसने अपने कल के स्विंग हाई को रिविजिट किया है, मुझे लग रहा है थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ना चाहिए। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास के स्विंग्स वापस रीस्टैब्लिश होंगे, तो यहाँ पर बिकवाली करनी है। 98.5 फ्यूचर्स के वैल्यू है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है यहाँ से लगभग अराउंड 99.60 का। पहला टारगेट होगा अराउंड 97 का एंड सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 93 का। मुझे लग रहा है थोड़ी सी और यहाँ पर पेन बची है, जो अगले 1 से 2 दिनों में पूरी हो जाएगी बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर बेचने की राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से आती हुई। यहां पर बिकवाली करके चलें। 99.60 ये है फ्यूचर्स के लेवल, जिस पर लगाना है आपको स्टॉप लॉस। 97 और 93 दो टारगेट है। सब बेचने के मूड में इस वक्त आते हुए दिख रहे हैं। आइए चलते हैं सीधे दावोस, और वहां पर हैं हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। आइए मुलाकात करते हैं, देखते हैं दावोस का इस तरह का क्या मूड माहौल है। और कल से दावोस में शुरुआत हो चुकी है पूरे एक्शन की। आज दूसरा दिन है, तो कुछ बढ़िया इंटरव्यूज भी आए हैं, कुछ बहुत बेहतरीन। एमएनएम के अनीश जैन साहब के साथ, यस, दिनेश खरा साहब के साथ, दिनेश खरा साहब एसबीआई चेयरमैन, अनिश शाह साहब महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले, और ढेर सारे लाइनअप जो हम दिखाने वाले हैं। तो आइए स्वाति अगर तैयार है तो हम चलते हैं सीधे स्वाति के पास। स्वाति, दावोस का मूड माहौल बताइए पहले। जी, गुड मॉर्निंग सर। यहाँ पर 11:15 बज रहे हैं। माहौल बहुत ही एक्शन पैक्ड है, और मैं ये बता दूं आपको, इंडिया की सबसे बड़ी डेलीगेशन है। हम कह ही रहे थे कि काफ़ी बड़े लेवल पर यहाँ पर लोग आए हैं, और वाकई 100 से ज़्यादा यहाँ पर डेलीगेट्स हैं। मंत्री भी मैंने आप बता ही चुकी हूँ, तो लगातार यहाँ पर मीटिंग्स चल रही हैं। हम जिनसे भी बात कर रहे हैं वो इंडिया के लिए बहुत गंगो है। और मैं ये बात नहीं कर रही हूँ कि केवल इंडियंस, बल्कि जो हम एक्सपर्ट्स और ग्लोबल कंपनीज हैं उनसे भी बात कर रहे हैं। उनका बड़ा निवेश इंडिया में करने की रुचि है, और वो वाकई इन स्टेट्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो एक्शन तो डेफिनेटली है ही। आप देख रहे हैं बड़े बड़े PSUs, बड़े कॉर्पोरेट्स जो हम इंटरव्यूज लेकर आ रहे हैं लगातार। और आज तो ज़बरदस्त एक्शन पैक्ड रहेगा। कम से कम 10 से 12 बड़े नाम आपके लिए यहाँ पर हम उनके वॉइसेस लेकर आएंगे, चाहे वो स्टेट के हों, कॉर्पोरेट हो, या और भी बड़े हों। बट मेन बात ये निकल कर आ रही है, महाराष्ट्र जैसी स्टेट को 30,000 करोड़ रुपए के MOUs ऑलरेडी साइन हो गए हैं। उनको उम्मीद है वो शायद 10-20 हज़ार करोड़ रुपए और कर ले यहाँ इसी मीटिंग से। तो आप समझ सकते हैं 20 से 30 MOUs साइन हो रहे हैं, हर स्टेट कर रही है। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट कहेंगे। और जो पूरा माहौल है वर्ल्ड इकोनॉमीज का, जो ग्लोबल एक सेंटिमेंट है जो बहुत डाउन है, इंडिया कहीं ना कहीं उससे परे है। और हम ग्लोबल CEO, चाहे वो सुनील भारती मित्तल हो, अनीश शाह हो, कोई भी टॉप CEO से हमने बात की, उनका सबका ये कहना है कि ये इंडिया का सीजन है। अगले 10 साल इंडिया के लिए हैं, और वो लोग भी बहुत कमिटेड हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि पॉलिसी स्टेबिलिटी सबसे बड़ा एडवांटेज देखते हैं इंडिया के लिए इस वक्त, और वही फॉरेन कंपनीज भी महसूस कर रही हैं। सो एक अच्छी हम एक्चुअली डिफरेंट साउंड कर रहे हैं बाकी इकोनॉमीज से। यहाँ पर हमारी 8% की ग्रोथ की जो टारगेट है, उस तरफ भी सब इंडिकेशंस कह रहे हैं कि जाएंगे। जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, सबका ये कहना है वो एक छोटी दिक्कत है, और गवर्नमेंट जहां ज़रूरत होती है वहां इंटरवीन करती है। आपने देखा RBI गवर्नर आए, उसके बाद जहां निर्मला सीतारमण जी आके उन्होंने वो भी इन्फ्लेशन को, जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस कम करने थे, वो किए। जहां जहां ज़रूरत है गवर्नमेंट स्टेप इन करेगी, और ग्रोथ यहाँ पर प्रिंसिपल रहेगा, ओवर आर्चिंग प्रिंसिपल रहेगा फॉर द इकोनॉमी। 10 साल हमारे हैं, इंडिया विल इमर्ज एज अ सुपर इकोनॉमी, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ सब यही बात कर रहे हैं। आई थिंक कॉन्फिडेंस एक्सूड्स कॉन्फिडेंस। तो आपस में हम देखते हैं यहाँ पर सभी काफ़ी गंगो हैं, और हमारी प्रेजेंस भी यहाँ पर ज़बरदस्त है सर। ओके, वंडरफुल। तो बिल्कुल बड़ा काम होता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा डेलीगेशन हिंदुस्तान का है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट्स और सरकार कितनी बिजनेस फ्रेंडली ग्लोबल फ्रंट पर होती हुई दिख रही है। बताइए स्वाति, आज किस तरह के कॉर्पोरेट से मुलाकात कर रही हैं आप? कौन कौन है आपकी लिस्ट में आज मीटिंग एजेंडा, जरा बताइए। जी बिल्कुल
काफ़ी है, जैसा मैंने बताया। देखिए, अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के जो MD एंड CEO हैं, फिर आप रमेश अय्यर जी महिंद्रा फाइनेंस के, 2 चीफ मिनिस्टर्स से मैं बात करूंगी, कर्नाटका के CM, आंध्र प्रदेश के CM। एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ हैं, 1-on-1s हैं। इन्फोसिस के MD एंड CEO सलिल पारिक, जिनको हाल ही में 5 साल की वापस नियुक्ति हुई, कल ही हमने देखा, और आज उनसे मैं बातचीत करूंगी। अगले 5 साल इन्फोसिस के लिए कैसे होंगे ये जानने की कोशिश करेंगे। हरदीप पुरी साहब, कैबिनेट मिनिस्टर, वो हैं, उनके साथ हमारी बातचीत होगी। इसके बीच में और भी सरप्राइजेस रहेंगे, मैं सब बता दूंगी तो मज़ा नहीं रहेगा। तो आप देखिए, आज बहुत एक्शन पैक्ड दिन है। शाम देर रात तक इंटरव्यूज़ आएंगे, तो मोस्टली आप ये आज देर शाम और कल सुबह से देखना शुरू कर देंगे। ओके, तो आज भी शाम को और कल भी आपको ढेर सारे इंटरव्यूज, ढेर सारी वॉइसेस आपको सुनने को मिलेगी। हिंदुस्तान का पूरा कॉर्पोरेट जो टॉप लीडरशिप है वो आपको ग्लोबल फ्रंट पर अपनी बात रखते हुए दिखेगा, और वो सारी की सारी बातें आपके सामने रखेंगी स्वाति। जल्द मुलाकात करेंगे स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय योर डे और लगे रहिए, बहुत सारा काम है वहाँ पर। और वैसे आज हम भी लगे हुए हैं पूरे दिन भर से, बिल्कुल एक्शन पैक है हमारे। चलिए, सोमवार की सुबह बढ़ते आगे और इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल बाजार स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं 16,250 के आसपास। आइए बढ़ते आगे, आशु सर से एक बार पूछ ले उनकी अगर कोई स्ट्रेटेजी है निफ्टी पर। तो पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी पर बता दें, उसके बाद मैं आपसे स्टॉक्स पर भी लेता हूं। बताएं सर। अनिल जी, मुझे लगता है कि देखिए, डिप पे अभी हमने बात की, एक तो ये मैक्रो बात हो गई है। अनिल जी, 2-3 स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो आज हमने क्लाइंट से शेयर किए हैं, और मुझे लगा कि मैं व्यूअर से भी शेयर कर लूं आपके माध्यम से कि इस डिप्स में से स्टॉक्स कौन से लेने हैं। अनिल जी, एक है L&T 1625 से 1635 के बीच में अनिल जी हमने बाइंग दिया था, और 1655 सुबह होके अभी 1640 के अराउंड है। तो अनिल जी, थोड़ा सा डिप आता है तो स्टॉक जो लेते हैं, एक है L&T, दूसरा है ICICI बैंक, और तीसरा अनिल जी रिलायंस। पिछले कई दिनों से हमारी एक लॉन्ग कॉल चल रही है, वो 2600 के ऊपर आके स्टेबल हो गया। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा डिप अगर और आता है तो ये 3 स्टॉक्स हैं अनिल जी जो लेने के लिए अगर डिप में। और एक अनिल जी, एक हीरो या जीरो पुट है इसी एक्सपायरी की जो मैं देना चाहता हूं, हीरो या जीरो पुट। अनिल जी, 950 की स्ट्राइक की बैंक ऑफ बड़ौदा की पुट लेनी है, 97.5 की स्ट्राइक की बैंक ऑफ बड़ौदा की पुट लेनी है, जिसका भाव चल रहा है ₹1.35-40, मैक्सिमम ₹1.50, ₹1.5। तो अनिल जी, ये 50 पैसे का स्टॉप लॉस मींस ₹1 का लॉस इसमें हो सकता है, और ये भाव अनिल जी 3 से ₹3.5 का हो सकता है। मुझे अभी ये हमने क्लाइंट्स को अभी शेयर किया, और सचिन ने भी सेल कॉल दी है। सचिन ने तो शायद फ्यूचर में दी है, बट हमने अनिल जी क्लाइंट के साथ ये जीरो या हीरो कॉल शेयर किया बैंक ऑफ बड़ौदा की पुट लेने की। तो अनिल जी, ये छोटे शेयर जो होते हैं ना, ये एक्सपायरी में बहुत तंग करते हैं और ये दिक्कत कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एज ए प्रिकॉशनरी ये इसमें रिस्क रिवॉर्ड बड़ा फेवरेबल होता है, लॉट साइज भी अच्छा होता है, तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की पुट हाथ में रखनी चाहिए। और अनिल जी, लेने में जो 3 डिप्स पे स्टॉक्स हैं, L&T, रिलायंस एंड ICICI बैंक। और अनिल जी, 17,300 और 500 का स्प्रेड बनाना था, लेकिन जब तक मेरे भाव नहीं आएंगे मैं अभी कन्विंस नहीं हूं, क्योंकि अनिल जी कॉस्ट बढ़ गई है। बट जैसे ही आता है मैं आपको मैसेज करता हूं कि इस भाव पे बनाना चाहिए कि नहीं। ओके, तो बताइएगा सर जरूर आप। फिलहाल रिलायंस, L&T और ICICI कमजोरी में ये खरीदने हैं तीनों स्टॉक, और बैंक ऑफ बड़ौदा का पुट ऑप्शन खरीदना है। ये पुट ऑप्शन 98 वाला खरीदना है, राइट सर? एक बार जरा इसके लेवल्स बता दीजिए मुझे। 9750 वाला, 9750 अनिल जी, 9750। कितने में खरीदना है? स्टॉप लॉस क्या रखना है? टारगेट तो मैंने लिख लिया 3 से 3.5। अनिल जी, ₹1.40-45 का भाव चल रहा है, इसी भाव पे लेना है, अपने भाव पे लेना है। अगर सुनने के बाद 20-50 पैसे बढ़ जाता है तो अवॉइड करिए, अपने आप नीचे आ जाएगा, कोई भागा दौड़ी की बात नहीं है। लेना वही है ₹1.40 के अराउंड, और 50 पैसे का स्टॉप लॉस, मतलब 90 पैसे का या ₹1 का लॉस हो सकता है। 50 पैसे का ट्रिगर का स्टॉप लॉस लगाना है, और 3 से 3.5-4 का भी भाव हो सकता है इसमें। आप ये कह रहे हैं लाइन लगा के प्रॉपर ढंग से खड़े रहें, लाइन में खड़े हुए आखिरी बच्चे को भी सब कुछ मिलेगा, है ना? ऐसा नहीं तोड़ के आगे भाग के जाने की जरूरत नहीं है कि पहले मैं। यही बता रहे हैं जो स्कूल में होता था वैसे ही सेम। अनिल जी, वैसे सेम तो मैं नॉर्मली जब कॉल्स लेनी होती है, प्लस करना होता है, तब करता हूँ। पुट लेनी होती है, बेचना होता है, तो अनिल जी लाइन वाइन नहीं लगाते, पहले कर लेते हैं, मौका नहीं लेते। सबसे आगे पुट बेचने में लाइन तोड़ के सबसे आगे, और अरे सॉरी, कॉल बेचने में। पुट तो बेचते ही नहीं है, पुट तो आप मतलब ही नहीं है। पुट बेचना तो मना है ना आपके? पुट रेटिंग ना अनिल जी, पुट तो मैं तो कह रहा हूँ आपका 5 बार कमाया हुआ, 10 बार कमाया हुआ,
जाएगा ही जाएगा अनिल जी, और ऐसी वॉलेटिलिटी में आप कुछ भी कर लो, माहौल ऐसा बना देंगे। अभी अनिल जी देखिए, मैं उस दिन भी एग्जांपल दिया था अनिल जी, सारे सिग्मा, 6 सिग्मा, 5 सिग्मा, 4 सिग्मा, 3 सिग्मा, कोई भी सिग्मा नाम ले लो, सारे इवेंट नीचे के अनिल जी, ऊपर का सिर्फ एक इवेंट होता है अनिल जी, शॉर्ट कवरिंग, बस उसी में कॉल वाला फंसता है, वो भी नहीं। और आज आपका मैं सुबह डेटा सुन रहा था, आपने बहुत अच्छा डेटा बनाया कि वो 1 करोड़ जो भी आपने बताया, पर अनिल जी वो जब तक फंसेंगे नहीं तब तक कैसे शॉर्ट कवरिंग आएगी? तो सब ऑल बायर सेटिस्फाइड, जिसने भी कॉल्स बेची हुई थी वो अनिल जी सबको आज पैसे आ गए। 16,500 वाला सेफ हो गया, 400 वाला सेफ हो गया, 300 वाला भी अभी सेफ हो गया। तो अनिल जी अब कंट्रोल में आ गई उनकी मार्केट। इसलिए लगता है कि अनिल जी रिवर्सल वीक है और 16,400 500 बहुत डिफिकल्ट है क्रॉस करना। तो अनिल जी इसमें लेकिन अनिल जी हैविंग सेड दैट, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी अपॉर्चुनिटी है 16,500 के बीच में, और लेना अनिल जी कॉन्ट्रा डेड है, पैनिक डिप बाय, ऊपर में सेल, बस ये अभी ये चल रहा है अनिल जी, नीचे ऊपर कुछ नहीं हो रहा। 16,400 16,500 ऊपर की अपसाइड है और नीचे वापस 16,000 के नीचे आते खरीदारी ये होने की संभावना। तो आराम से अपने लेवल से इंतजार करके करें खरीदारी। आइए बढ़ते आगे। स्टील शेयरों में है तेज गिरावट, ज्यादा नहीं, साढ़े 10% से ज्यादा गिरे हुए सर, बहुत ज्यादा। आशीष, इसी तरह से गिरते रहे सेक्टर बदल दूंगा मैं आपका। हमको स्टील पे किसी एनालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी मेटल में, अगर मेटल का यही हाल होना है। लेकिन जब तक ऐसा हम करें तब तक आइए आशीष से जान लें क्यों है ये तेज गिरावट। आशीष बताइए। सर, सैटरडे को दरअसल जो है वित्त मंत्री ने घोषणा की कि महंगाई को काबू करने के चक्कर में जो है कई सारे जो स्टील उत्पाद हैं, फ्लैट है, लॉन्ग है, सभी पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो 0%, यानी पहले कोई भी एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी, अब इसे बढ़ाकर सीधे जो है 15% कर दिया जाएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फ्लैट प्रोडक्ट्स भी शामिल है और लॉन्ग प्रोडक्ट्स भी शामिल है, और इसी का असर आप देख रहे हैं कि अक्रॉस पूरा मेटल पैक जो है स्टील सेक्टर्स में खासतौर पर जो है सबसे ज़्यादा आपको गिरावट देखने को मिल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, आयरन ओर पर भी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है वो 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। आयरन पेलेट्स पर जो है अब करीब 45% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, और साथ में अगर आप देखें तो थोड़ी सी राहत भी है, क्योंकि फेरो निकल है, कोकिंग कोल है, यहाँ पर जो ड्यूटी लगती थी 2.5% की, अब इसे पूरी तरीके से हटा दिया गया है। और कई सारे कोक के जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर पहले 5% ड्यूटी लगती थी, अब इसे भी पूरी तरीके से हटा दिया गया है, यानी इनका जो इनपुट कॉस्ट है इसमें भी थोड़ी सी राहत आएगी। लेकिन सर बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अभी इंडस्ट्री को बिल्कुल क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अभी जो ऑर्डर्स पाइपलाइन में है, जो ऑलरेडी ऑर्डर्स आ चुके हैं, वहाँ पर सरकार का क्या रुख है, क्योंकि 3 मिलियन टन के आसपास की जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स अभी पाइपलाइन पर हैं। तो वहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट्स अपने कैसे रीनेगोशिएट करेंगे, आगे ऑर्डर कैसे पूरे कर पाएंगे, इसको लेकर काफ़ी बड़ा डाउट है। इसके चक्कर में इसमें हम बड़ा रिएक्शन देख रहे हैं। लेकिन सर एक और खास स्टॉक है जिसके ऊपर मेरी नज़र है, वो सर NMDC है। NMDC में देखें तो यहाँ पर खबर है कि जो आयरन ओर पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हो 30% से बढ़ाकर 50% कर दी गई है। लेकिन सर NMDC ने काफ़ी बार अपने कॉन्कॉल हाइलाइट्स में ये बताया कि वो एक्सपोर्ट करती ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 30% की ड्यूटी लग रही थी, प्लस रॉयल्टी का भुगतान इनके पास काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये बोलते कि डोमेस्टिक मांग इतनी अच्छी है कि हमें एक्सपोर्ट वायबल ऑप्शन लगता ही नहीं है। तो 30% पे नहीं करते थे तो अब 50% पर करेंगे ही क्यों? तो फालतू में गिर गया? हाँ नहीं सर, फालतू में तो नहीं गिरा है, एक इसमें तो गिरा क्यों? सर एक कारण इसमें यह भी हो सकता है कि स्टील स्टॉक्स में बहुत बड़ी गिरावट आ गई है। इनका नागरनार जो स्टील प्लांट है उसके डीमर्जर बहुत लंबे समय से अवेटेड है, अभी तक उसकी जो है पूरी टाइमलाइन आई नहीं है। पहले बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पर चल रहा था, अब वहां पर भी वैल्यूएशंस करेक्ट हो गए हैं और इसका ये असर देखने को मिल रहा है। 55 पहले 50-55 रुपए वैल्यूएशन मान रहे थे, अब 30-35 से ज्यादा मिलेंगे नहीं इस माहौल में। करेक्ट, रिवर्स हो जाएगा। और आयरन और बिजनेस है उसका 100-105 रुपए मान लो वैल्यूएशन, तो 125-130 रुपए फेयर वैल्यू पे आ गया ये भी। भले एक्सपोर्ट नहीं भी कर रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आज तो मूड माहौल के साथ ही गिरा है, साथ देने के लिए गिरा है। बिल्कुल। पर एक बात है सर, ये जितने भी स्टील एक्सपोर्टर्स हैं ना, वो चाह रहे हैं कि ये थोड़ा डिले हो जाए, क्योंकि उनका कहना है और उनका मानना है कि ये आने वाले जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डिसाइडेड हैं उस पर इन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर वो ये ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर पाएंगे अगर ये ड्यूटी अभी से इंप्लीमेंट हो गई। तो उसकी ज्यादा चिंता है, जिसकी वजह से NMDC भी कर रहा है कि जो डोमेस्टिक इनके बायर्स हैं, अगर उन्हें ही अपना प्रोडक्शन स्केल बैक करना पड़ा, करेक्ट, तो फिर सभी के लिए खराब हो जाएगा सर। ये चक्कर है। तो आई थिंक उसका भी एक थोड़ा नहीं, लेकिन उसका कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे नहीं तो कंपनियां तो ऐसे तो परेशान हो जाएगी, बहुत ज्यादा परेशान हो। अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है तो आई थिंक वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स पे लागू करेंगे, पता नहीं, देखो क्या होता है। एनीवे, तो ये है आपके लिए स्टील स्टॉक्स की भारी समस्या इस वक्त आपके सामने जो आती हुई दिख रही है। तो एक बार फिर से आशु जी, मेटल्स टच मी नॉट।
नहीं अनिल जी ऐसा नहीं है, देखिए टच मी नॉट अब तो अनिल जी काफी टूट गए हैं, तो अब तो अनिल जी मतलब हिंडाल्को या मतलब अब ऐसे लेवल पे आ अनिल जी। टच मी नॉट मतलब क्या है कि अब तो बहुत लंबा फंस गया अनिल जी। टच मी नॉट तो था सेल, सबसे बड़ा टच मी नॉट था अनिल जी, और बार बार बोल रहा था अनिल जी हर भाव पे, कभी कोई आके रिजल्ट बोलता था, कभी कुछ बोलता था, सबको हाथ जोड़ के कहता था कि बिल्कुल दूर हो जाओ स्टॉक से, ये मतलब आपको बिल्कुल मतलब लुटवा देगा, और अनिल जी बिल्कुल टेक्निकली उसने बिल्कुल लुटवा दिया लोगों को। और दूसरा अनिल जी सबका फेवरेट टाटा स्टील। अनिल जी देखिए, या तो मैंने आपको बताया, या तो बड़ा स्टॉक जो बहुत फेवरेट बन जाता है और जो ब्रांड होता है और जो लगता है कि बहुत बढ़िया, अनिल जी कहाँ कहाँ के टारगेट आते थे 1500-1600 पे, मतलब कैसे 1400 पे 1300 पे, मतलब हर भाव पे ऐसे बाइंग पे कॉल्स आती थी, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं करता था अनिल जी इसको। सेल को तो कह रहे अनिल जी मतलब क्लियर थॉट था कि ये मतलब वेल्थ डिस्ट्रॉयर बनेगा। तो अनिल जी अब मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई मेजर रिवर्सल आएगा, बट यस ये हिंडाल्को, नाल्को, हिंड कॉपर अब अनिल जी ऐसे भाव पे आ गए कि यहाँ से नीचे का इतना कोई बहुत ज्यादा लगता नहीं है, बट क्या ऊपर अनिल जी उस दिन मैंने आपसे एक बात बोली थी कि हम स्टॉक में क्यों लेंगे, क्या मतलब नीचे नहीं लगता तो ठीक है, क्या 17,500 लगती है इसलिए कि अनिल जी बहुत ऊपर लगता है कुछ, क्या मैं क्यों लूंगा स्टॉक, लूंगा कि अगर मुझे बहुत बड़ी ट्रेडिंग है, सिर्फ इसलिए कि नीचे आ गया अनिल जी, नीचे आ गया तो लेते जाओ, फिर तो ऐसा पोर्टफोलियो बनता जा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि 2022 में किसी का बिक भी पाएगा ढंग से। अब ये अभी शुरू हो गया अनिल जी, अब मतलब अभी वो 15 अगस्त की छुट्टी आ जाएगी, फिर दिवाली का नैरेटिव शुरू हो जाएगा कि इस बार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अनिल जी इतनी आसानी से ऐसे अगर स्टॉक निकलने लग जाए तो वो है तो आशु सर फिर सेल का क्या करें? सेल का क्या करें? सेल का डाइवेस्टमेंट करें या डीलिस्टिंग जिससे कि कोई ले ना पाए? अनिल जी लेंगे नहीं तो हम जैसे लोग बेचेंगे कैसे? बहुत जरूरी है। हाँ तो मतलब वो कौन सी एक फिल्म में आया था ना सर, डायलॉग था कौन सा, क्या किसी को इतना भी मत डराओ कि उसको डर से डर ही ना लगे। कोई तो फिल्म थी, बंसल जी बताओ, इतनी फिल्म में पैसे वेस्ट करते हो, कुछ याद रखो था ना कौन सी फिल्म में? अनिल जी बहुत से डायलॉग, अनिल जी यही डायलॉग था कि किसी को इतना भी मत डराओ। हाँ मैरी कॉम का। और अनिल जी दिल्ली में एक डायलॉग और चलता है अनिल जी। हाँ दिल्ली में क्या? जब मिलेंगे तो बोलूंगा अनिल जी, ऑन एयर नहीं बोलूंगा अनिल जी। आता हूँ फिर मैं दिल्ली। ओके लेकिन मैरी कॉम, हाँ जी आशु सर, मैरी कॉम का था, मैरी कॉम का कॉम में था। हाँ तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ वो एक बार वापस से देखो मूवी आप आशु जी। किसी को सेल से इतना भी नहीं डराओ कि कोई आपका खरीदे ही ना बेचे हुआ, तो इसलिए थोड़े थोड़े लेने दें। ओके तो ये है राय आपकी आशु सर की। आती हुई इस वक्त बढ़ते हैं आगे और मार्केट अब लगभग इन लेवल के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है सर। बिल्कुल आप देखते हैं इन लेवल्स पर कितना स्टेबल रहेगा बाजार इस समय। आइए एक और बीटीएसटी कॉल के साथ तैयार है सचिन जी। बताएं सचिन जी। दीपांशु मुझे लग रहा है मेटल्स के बाद यहाँ पे सीमेंट्स में थोड़ा सा प्रेशर नज़र आ सकता है। ऑलमोस्ट अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने 4 दिनों के जितने गेंस थे वो ऑलरेडी एनगल्फ कर दिए, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बिकवाली और भी हावी होनी चाहिए। लगभग जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, पहला टारगेट मुझे लग रहा है वापस 5700 के आसपास का ही नज़र आ रहा है, तो एक ही टारगेट के लिए मैं यहाँ पर ये पोजीशन रेकमेंड कर रहा हूँ। आपको शॉर्ट करना है अल्ट्राटेक सीमेंट का फ्यूचर, स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 6005 पे। जब मैंने आइडेंटिफाई किया था लगभग ये 5960 5965 के आसपास ट्रेंड हो रहा था, तो अभी भी बिकवाली करनी है 6005 के स्टॉप लॉस के साथ 5700 के टारगेट के लिए। एंड डिस्क्लोजर यही होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर पोजीशन रेकमेंड की है। हमने ऐसे 6000 के पुट द्वारा पोजीशन बनाने की सलाह दी थी, लगभग 102 103 के आसपास खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 74 का लगाना है एंड पोजिशनल टारगेट लगभग अराउंड 220 तक का हो सकता है। मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में भी यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आ सकता है अगले कुछ दिनों के लिए। एंड ओवरऑल मेटल्स के बाद आई थिंक सीमेंट पे ये प्रेशर माउंट होता हुआ नज़र आ रहा है, तो बिकवाली करनी है अल्ट्राटेक फ्यूचर्स में 5700 के टारगेट के लिए। तो 5700 के टारगेट के लिए अल्ट्राटेक फ्यूचर्स पर आप करके चलें बिकवाली। 6005 का यहाँ पर होगा स्टॉप लॉस। जय ठक्कर भी हमारे साथ है तैयार, आइए करते हैं उनका स्वागत। कैश का ऑप्शन गुड आफ्टरनून जय। सुबह की बढ़िया तेजी के बाद अब रिवर्स होते हुए दिख रहा है बाजार, क्या करना है इस समय?
वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। बिल्कुल दीप, वहां पे एक अच्छी तेजी देखने मिली, हमारे टारगेट्स हासिल हुए वहां पे। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो अपर एंड ऑफ द रेंज थी वहां से तो डेफिनेटली रिवर्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदे आप, 16,100 का पुट खरीदे, 104 पर मिल रहा है अभी दीपांशु। ये 26 मई की एक्सपायरी का मैं बता रहा हूँ, 104 पर खरीदे आप, 16,100 का पुट ऑप्शन। यहाँ पे दीपांशु आपको जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा 53 पर, 104 पर खरीदे, 53 का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है दैट इज 160 का, एंड सेकंड टारगेट बन रहा है इसका 186 का। सो 160 186 ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। निफ्टी का 16,100 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन दीपांशु। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से 16,400 निफ्टी निकाल नहीं पा रहा है, दैट वो लेवल मैं क्लोजली देख रहा हूँ। आई मीन 16,400 निकालता है तो मे बी आपको 16,600 700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, मे बी इवन मोर देन दैट 16,800 तक भी देखने मिल सकते हैं। बट फेलिंग टू डू सो, फिर से चांस है कि निफ्टी यहाँ पे दीपांशु नीचे में 16,000 से लेके 15,900 ये लेवल्स टेस्ट करे आने वाले 1-2 दिनों में और स्टिल एक्सपायरी। सो यहाँ पे एक मंदी का ध्यान है मेरा निफ्टी पर। 16,100 का पुट खरीदे, 16,100 का पुट 104 में खरीदे, 53 का स्टॉप लॉस, 160 और 186 के टारगेट के लिए। तो ऊपरी स्तर पर बिकवाली करें, हो सकता है एक मौका मिल जाए आपको ऊपर में बेचने का वापस से। 16,200 के दिन के लो पॉइंट पर तो आया है निफ्टी, क्योंकि डाउ फ्यूचर अब फिर से 185 पॉइंट ऊपर हुए, थोड़ी रिकवरी डाउ फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है। तो ऊपर के लेवल का इंतजार करके वहां बेचने के बारे में विचार जरूर करें। तब तक आइए, केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, इसका इकोनॉमी पर कैसा असर पड़ेगा, किसको फायदा होगा, किसको होगा नुकसान, बताने के लिए तैयार हैं वरुण दुबे। बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, तो एक्साइज तो काटा है और वैट भी काटा है काफ़ी सारे स्टेट्स ने, जैसे कि आप देख लीजिए कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब ने वैट भी घटाया है। तो अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो इन्फ्लेशन पे होगा। कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कि कह रहे थे कि इस कटौती से जून जुलाई में करीब 25 बेसिस पॉइंट के आसपास आपका इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सकता है, और पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन में करीब 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की कमी आ सकती है। ये मैं रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि सीपीआई की बात कर रहा हूँ। इस तरह की कमी जो है वो इन्फ्लेशन में आएगी। जहाँ तक कंपनी स्पेसिफिक फायदे की बात करें तो जाहिर सी बात है इसका फायदा जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को होगा, क्योंकि जो उनकी अंडर रिकवरीज है वो कम होगी। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों की अंडर रिकवरीज जो है इस एक्साइज कट के पहले करीब डीजल पे 25 से 30 रुपए के आसपास की थी और पेट्रोल पे 9 से 10 रुपए के आसपास की थी। अगर ये जो एक्साइज कट किया है इसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो 10-15 रुपए के आसपास डीजल और पेट्रोल में भी थोड़ी बहुत अंडर रिकवरी जो है इनकी अभी भी रहने वाली है, यानी कि पूरी तरह से अंडर रिकवरीज जो है वो कम नहीं होने वाली है। एक फ़ायदा होगा लॉजिस्टिक्स कंपनियों को, क्योंकि खासकर लॉजिस्टिक्स कंपनियों के अगर आप देखेंगे तो इन कंपनियों के कुल खर्च में जो ओवरऑल फ्यूल का खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। इनफैक्ट वीआरएल लॉजिस्टिक्स की अगर आप एनुअल रिपोर्ट जाके पढ़ेंगे तो करीब 30% रेवेन्यूज़ का जो है वो इनका डीजल पे खर्च होता है। इस तरह का खर्च इनका रहता है, तो इनको बड़ा फ़ायदा होगा। सीमेंट कंपनीज, अगर आप जेके सीमेंट के एनुअल रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कुल रेवेन्यूज़ का 20% के आसपास का खर्च जो है वो इनका पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में होता है। तो ये कुछ सेक्टर है जिनको बड़ा फ़ायदा होगा। एक सेक्टर है जिसको इसका नुकसान हो सकता है और वो है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। अब क्यों? देखिए, अगर पेट्रोल के दाम यहाँ कम होते हैं तो जाहिर सी बात है, और अगर आप सीएनजी के दाम देखेंगे तो वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनमें कमी का नाम नहीं है। और अगर ये पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते हैं तो जाहिर सी बात है जो डिफरेंस है वो लगातार कम हो रहा है। आप पिछले साल देखते तो पेट्रोल और सीएनजी के बीच का डिफरेंस 57 रुपीज़ के आसपास का था, जो अब कम होकर 20-21 रुपये के आसपास रह चुका है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में अगर ये दोनों रेट सेम हो जाए तो डिमांड आपकी शिफ्ट भी हो सकती है सीएनजी से बैक टू पेट्रोल। लेट्स सी वो कैसे होगा, उसकी इकोनॉमिक्स अलग चलती है, लेकिन ये एक सेक्टर है जहाँ पे आपको नजर रखनी है। थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गया वो व्यू, बट डेफिनेटली जो वरुण पॉइंट कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन से सेक्टर्स पर रखनी है नजर, स्पेशली सीमेंट, इंफ्रा और साथ ही लॉजिस्टिक्स काउंटर्स के लिए बड़ा कॉस्ट रिलीफ आते हुए दिख रहा है। इस बीच 16,200 पर आ गया निफ्टी, एग्जैक्टली जो अब दूसरा सपोर्ट लेवल था अनिल जी, एग्जैक्टली वहीं पर निफ्टी फिसलते हुए दिख रहा है। 16,200 पर अब सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। बैंक निफ्टी भी अब सारी गेंस गिव अप करके नेगेटिव टेरिटरी में आ गया है फाइनली। तो सपोर्ट लेवल्स के अब पास हैं बाजार, यहाँ से देखना पड़ेगा सपोर्ट लेकर वापस मूव करते हैं या नहीं। इस समय इस पर आप रखिए नजर। आइए कुछ और कॉल्स हैं तैयार एक्सपर्ट्स की तरफ से, पहले चलते हैं सुमित जी के पास, सुमित के सुपर हिट के लिए। बताएं सर। दिवांशु, सेल स्टॉक रडार पे आया है, 231 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है टाटा पावर।
टाटा पावर के अंदर कल का लो अभी जस्ट ब्रेक हो रहा है। टाटा पावर में यहाँ पे बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा। 235, 236 ये स्टॉक का ऊपर में अभी रेजिस्टेंस है इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिनों के लिए। तो 236 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में यहाँ पे सीएमपी पे बिकवाली करना है। टाटा पावर में जो नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं 225 रुपए से लेके 222 रुपए तक के लेवल टाटा पावर में 1-2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। 225 वाला पुट 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 1 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 3.5 रुपए से लेके 4 रुपए तक के टारगेट 225 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और फ्यूचर्स के अंदर 225, 222 ये लेवल टाटा पावर में देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करे टाटा पावर। 225, 222 ये है आपके लिए लेवल टाटा पावर में बिकवाली करके चलने के लिए। 235 रुपए पर लगाइएगा आप स्टॉप लॉस, ये आपके लिए रहा है। आइए बढ़ते आगे और जल्दी से देख लेते हैं डीवीज में नतियों के बाद आने वाली तेज गिरावट की वजह। कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार है पूरी रिसर्च और पूरी डिटेल लेकर। क्यों गिरा डीवीज कुशल? एक ही तो अच्छा स्टॉक था फार्मा में जो रियल के बाद बढ़ा, वो भी गिरा दिया आपने। सर कॉनकॉल ही ऐसी हुई, क्या करें? क्या कहा कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने? सर कॉनकॉल में ना स्पेसिफिकली ये लोग आमतौर पर गाइडेंस देते हैं, जो जैसे साल की गाइडेंस होती है वो मैनेजमेंट देती है, बट इस बार ही उन्होंने ये गाइडेंस ही नहीं दी। अब गाइडेंस दी नहीं, गाइडेंस ही नहीं, खराब दी है, दी नहीं, उन्होंने दी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन की दिक्कतें हैं और जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से जितने फॉर्मली वो बोल सकते थे 5 से 10% की आई ग्रोथ गाइडेंस हो सकता है अगर वो दे देते तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट को एक स्टेबिलिटी का हिसाब नजर आता। बट अभी जो गाइडेंस नहीं दी है वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस ऐसी लगाई जा रही है कि आगे चलकर हो सकता है कि कंपनी की थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बनती हुई नजर आ सकती है। तो FY23 के लिए जो आई ग्रोथ गाइडेंस इन्होंने नहीं दी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इंपैक्ट है। और आप देखिए इन्होंने क्लियरली ये हाईलाइट किया था कि जिस तरह से कोविड अभी चल रहा है ग्लोबली और जो वॉर के इम्प्लीकेशंस हैं उस वजह से अनसर्टेनिटी ज़्यादा बनी हुई है, तो ये इन्होंने हाईलाइट की थी। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर जो सरकार से काकीनाडा प्लांट को इनको आंध्र प्रदेश में जहाँ पर ये प्लांट लगाने वाले थे उसको लेकर भी अभी भी मंजूरी बाकी है। अब आप देखिए कंस्ट्रक्शन काफ़ी बड़ा ये होने वाला था, करीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर ये प्लांट कंस्ट्रक्ट होने वाला है। और कहीं ना कहीं आप देखिए इसमें जो अनिश्चितता अभी भी आई हुई है उसको लेकर एनालिस्ट आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 FY23 भी कहीं ना कहीं थोड़ा सॉफ्ट रह सकता है। और जिस तरह से अभी नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं जो कस्टम सिंथेसिस सेगमेंट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है, तो वहां पर ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस थी उतनी बड़ी ग्रोथ के हिसाब से जो एक्सपेक्टेशंस आनी चाहिए थी जितनी एक्सपेक्टेड थी वो चीज़ नहीं आई। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर भी नतीजों को लेकर थोड़ी सी अनिश्चितता और बनती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी का माहौल जो कॉनकॉल के बाद बना है उसके बाद यहाँ पर फॉल देखने को मिला। ये तो सर्किट पर जा रहा है सर, 9.5% हो गया। अभी वागले साहब ने 4000 और 3950 के टारगेट दिए थे, 3900 का टारगेट आ गया वागले साहब का। वागले साहब बधाई, आपके टारगेट सारे आए डिवीज लेप पर। अब क्या करना है? कुछ नहीं, बुक करना है और बैठ जाना है। अनिल जी ऐसे माहौल में कुछ कर भी नहीं सकते। बात तो सही है, ऐसे माहौल में क्या करेंगे? ये तो बहुत ही गजब का गया है, जिससे अच्छा मानते थे वो भी गया। ओके ठीक है, आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTST का। बताइए सचिन जी। अनिल जी यहाँ पर बिकवाली करनी चाहिए HDFC बैंक के फ्यूचर्स में। लगभग काफ़ी दिनों से एक अच्छा कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा था। जिस तरीके से इसने वापस एक बार फेल किया है, एक फेलियर देखा गया है 1330 के आसपास। मुझे लग रहा है 1300 अगर टूट जाता है तो लगभग 1260 1230 के आसपास के स्विंग्स कंफर्टेबली बनने चाहिए। अगर इसका वीकली एंड मंथली डेटा देखें तो वहाँ पर उसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस वापस कन्वर्ज हो रहे हैं एंड स्पेशली मंथली RSI पहली बार 50 के नीचे अच्छी तरह ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है अभी भी थोड़ी सी वीकनेस इस पर्टिकुलर काउंटर में बाकी है। पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा एक होप बना रहा था, तो मुझे लग रहा है वो होप सस्टेन नहीं हो पा रहा है एंड 1300 अगर टूट जाता है तो काफ़ी स्विफ्ट मूवमेंट होनी चाहिए 1260 से 1230 के लेवल्स के लिए। तो बिकवाली करनी है HDFC बैंक के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है लगभग अराउंड 1315 के आसपास। पहला टारगेट होगा अराउंड 1260 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 1230 का। 1260 1230 दो टारगेट के लिए आपको करनी है बिकवाली HDFC बैंक में। सचिन जी आपको पता है HDFC बैंक पे क्या व्यू है आशु जी का? इनफैक्ट मुझे उनका व्यू ही चाहिए था। ही इज वन ऑफ द पर्सन हु ट्रैक्स दिस एक्सटेंसिवली। आपको नहीं पता? सबको पता है। आशीष जी एक ही हमारे पूरे मतलब
ब्रह्मांड में ऐसे बचे हैं इंसान जिनको नहीं पता है, जरा उनको भी बता दीजिए। अनिल जी देखिए, मैं उस दिन फ्राइडे को भी ये शेयर किया था कि जब एक्सपायरी वाला था कि ये HDFC और HDFC बैंक अनिल जी ये लेगार्ड्स हैं, क्योंकि अनिल जी बाजार में अभी जितनी बार भी हमने 15,750 या 15,800 के बाद जो रिकवरी दिखाई, जो बैंक निफ्टी में दिखाई, और उससे पहले भी अनिल जी जो शॉर्ट कवरिंग आई है, कुछ भी रीजन हुआ, अनिल जी बिल्कुल पार्टिसिपेशन नहीं है HDFC और HDFC बैंक की। और अनिल जी जितना बड़ा फेवरेट, जितना बड़ा डार्लिंग ऑफ मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स, आपको पता है कि मुझे उन स्टॉक से उतना ही ज्यादा डर लगता है और जब वो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अली जी जो वीकनेस है, मतलब स्क्रीन पे ऐसी दिख रही है इतने दिनों से, जब से वो मर्जर हुआ उसके बाद अनिल जी एक लेवल पे 200-300 पॉइंट घटने के बाद, 200-300 रुपए घटने के बाद HDFC, और ये कहीं लगा कि यहाँ पे सेम्बलेंस आनी चाहिए, बट अनिल जी किसी भी लेवल पे सेम्बलेंस नहीं आ रही, और सबसे बड़ी बात है किसी भी लेवल से रिकवरी नहीं आ रही। जो रिकवरी अनिल जी बहुत ही छोटी छोटी आ रही है, जैसे जबरदस्ती के लिए। तो अनिल जी मतलब ये बहुत ही बड़े लेगार्ड्स हैं अनिल जी, तो मतलब अननेसेसरली इनके बारे में और उल्टा सीधा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूं, मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट इतने नीचे आने के बाद, बट अनिल जी वेरी बिग लेगार्ड्स। ओके, चलेंगे नहीं, इनसे बड़े तो ITC ले लीजिए, ऐसा बोला है आशु सर ने कि अब 100% नहीं, मैंने सोचा याद दिला दूं मैं आपको, आप बोलना शायद भूल गए हो तो चलिए 100% अली जी, ITC फिर बोल रहा हूं, ITC एनी डे आउट परफॉर्म करेगा HDFC बैंक को डेफिनेटली। तो ये है आपके लिए HDFC बैंक पर राय आशु सर की तरफ से आती हुई कमजोरी की तरफ ये स्टॉक एक्शन में आपको नजर आएगा। इस बीच दीप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यहाँ एक और निफ्टी हमारा डे लो पर आ रहा है 16,200 के आसपास। डाउ फ्यूचर्स अच्छी रिकवरी दिखा रहा है, 110 अंक ऊपर था, वहां से अब 200 अंक ऊपर हो चुका है। तो मतलब डाउ में निचले स्तर से शानदार रिकवरी आई, करीबन 101 पॉइंट की रिकवरी डाउ निचले स्तर से दिखाता हुआ नजर आ रहा है फ्यूचर्स पर। तो थोड़ी रिकवरी वहां आती हुई दिख रही है। हमारे बाजारों में दबाव है, 3:15 भी हो रहे हैं, आखिरी घंटे के हम आखिरी 10 मिनट की स्ट्रेटेजी भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले डाउ फ्यूचर्स रिकवरी के मूड में आते दिख रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स भी अब आप देखिए 85 अंक मजबूत है। जरा एक बार यूरोप भी दिखा दीजिए, वहां पर भी क्या कोई रिकवरी आई? काफी मजबूत हुए सर नास्डैक फ्यूचर्स, इनफैक्ट नास्डैक फ्यूचर्स की और बढ़िया रिकवरी है डाउ के मुकाबले देखे हैं। मेरे ख्याल से 40-45 पॉइंट ऊपर से डबल हो गए एकदम लगभग, है ना? बिल्कुल, और यूरोप भी एक्शन में आ रहा है थोड़ा ऊपर। हाँ, यूरोप देखिए कैक जो था वो लाल से हरे निशान में आने की कोशिश कर रहा है, और बाकी तो थोड़ी वॉलेटिलिटी के साथ हल्की रिकवरी के संकेत अगर आप डाउ फ्यूचर्स को फॉलो करते हैं तो वहां पर आपको नजर आएंगे। जी तेल भी थोड़ा ऊपर आ रहा है सर, वैसे 114 पर आ गया है तेल, इस पर भी रखने नजर, बट डेफिनेटली मूवमेंट आप देख रहे हैं। जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है, मूवमेंट आप देख रहे हैं ग्रैन्यूल्स के चार्ट पर लगातार अनिल जी पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से ये मूवमेंट दिखा रहा है, और डिप होता है फिर से खरीदारी आती है, या यूजुअली मजबूत ही रहता है। आज एक बार और मजबूत दिन है ग्रैन्यूल्स, और फ्रेश मूव एक ग्रैन्यूल्स में आ रही है। डिवीज के क्रैक होते समय आप ग्रैन्यूल्स पर मूव देख रहे हैं, डेज हाई पर है। सुमित जी जरा देखें इसका चार्ट ग्रैन्यूल्स। दीपांशु, मेरे को लग रहा है कि ग्रैन्यूल्स के अंदर एक्जिस्टिंग पोजीशन जिन्होंने बना रखी है वो लोग तो होल्ड करके चले, क्योंकि पिछले 3 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से 40 रुपए का मूव दिखा दिया है, और अभी स्टॉक बॉलिंगर बैंड का मिडिल बैंड भी क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है। 280 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 290 से लेकर 300 रुपए तक के लेवल ग्रासिम में ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। एक्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि करीब 272 के आसपास लगाना होगा 290 से 300 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये आपके लिए ग्रैन्यूल्स जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में आ रहा है ये काउंटर भी इस समय, और मूव दिखा रहा है। तो ग्रैन्यूल्स का एक्शन है। HUL पर भी थोड़ी मूव आ रही है, निफ्टी को सहारा देने की कोशिश कर रहा है HUL, तो थोड़ा रोटेशन हो रहा है बाजार में, क्योंकि 16,200 अब निफ्टी पिछले 10 मिनटों से डिफेंड कर पा रहा है। मूवमेंट ऊपर नहीं हो रही है, बट एटलीस्ट यहाँ से नीचे भी नहीं होती दिख रही है, और उसमें एक योगदान HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी है। सचिन जी जरा देखिए HUL के चार्ट को। दीपांशु, यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे तो जिस तरीके से इसने एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ मेंटेन की है, मुझे लग रहा है यहाँ पर किसी की एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो वो रिटेन करने की सलाह होगी। यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने की मैं सलाह नहीं दूंगा। लगभग 2340 एक इम्पॉर्टेंट बेस है। यहाँ से जब तक ये बेस होल्ड हो रहा है तब तक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 2400-2410 के आसपास के स्विंग्स थोड़े कंफर्टेबली बने, बट ऑलमोस्ट ऐसे एनवायरनमेंट में पिछले 3 हफ्तों से स्टॉक चल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स तो अवॉइड करनी चाहिए, बट एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड किए जा सकते हैं 2400 के लक्ष्य के। ओके, तो ये आपके लिए रहा है HUL पर इस वक्त आती हुई। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त बैंक से बेनिफिट का।
5 स्टॉक है बैन में और वायदा कारोबार में मंथली एक्सपायरी का हफ्ता हो चुका है शुरू। बैन से बाहर निकलने का सिलसिला शुरू आज से हो रहा है या नहीं? आशीष, 5 है बैन में? 5 है सर, 5 ही बने रहेंगे लेकिन बदलाव के साथ। ओके, एक स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा, वो है पीएनबी। 79% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, 80% से घट गई है। पीएनबी बाहर आ जाएगा, लेकिन एंट्री होगी सेल की। सर इस स्टॉक में सेल भी लगी हुई है आज, तो 104% गए हो बैन में? हाँ पक्का। वही है, जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट उस दिन का होता है वो बैन में आ जाता है। हाँ। सब में हमें ये चाहे वो आईबुल गया हो, चाहे पीएनबी गया हो, चाहे डेल्टा था। डेल्टा। आशु जी, कोई विशेष टिप्पणी? ये जिस दिन एक्सीडेंट होता है उसी दिन बैन में क्यों घुस जाते हैं? अनिल जी, वो एक्सीडेंट नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ओवरबॉट स्टॉक है, और अनिल जी एक्सीडेंट के बाद तो फिर और ज्यादा फंस जाते हैं। कोई वैल्यू बाइंग करने के लिए आ जाता है। तो अनिल जी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है कि बैन में जो पिछले दिनों की मूवमेंट है वो ऊपर से नीचे आते हुए में हो रहा है बैन, या नीचे से ऊपर आते हैं। हमने बहुत रेयरली देखा है नीचे से ऊपर जाते वक्त भी बैन में गए कुछ स्टॉक जिनमें होता है कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिससे सेलर ट्रैप है। बट अनिल जी मेजोरिटी ऑफ टाइम तो ऊपर से नीचे आते वक्त ही होता है और वो क्लियर कट हो जाता है। और अनिल जी वही उस चीज को प्रीएम्प्ट भी करना होता है कि ये स्टॉक्स बैन में जा सकते हैं क्योंकि गले तक माल फंस चुका है, क्योंकि यूफोरिया बना था किसी भी वजह से और लोगों के माल चिपक गया। और अनिल जी ये डर, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है अनिल जी, लॉस बहुत बड़ा हो जाता है अनिल जी। अब ये लॉस सेल का रिकवर करना, आप एक लॉट में अनिल जी, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे क्लाइंट्स के पास भी HDFC बैंक अनिल जी कितनी कॉल्स बेचो, उनको कितना करो, कॉल बिकती है 1 रुपए 1.5 रुपए में, और स्टॉक होता है अनिल जी 4750 का लॉट, मतलब 40 रुपए नीचे, 40 रुपए नीचे का अनिल जी मतलब 2 लाख रुपए। अब वो 10-10 20-20 हजार करके अनिल जी मतलब कितना सांप को दूध पिलाएंगे। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि ऐसे स्टॉक्स में अनिल जी फंसे ही नहीं, क्योंकि कई स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनमें डैमेज कंट्रोल भी नहीं कर सकते इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन डेरिवेटिव्स। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अक्सर यही होता है अनिल जी, ऊपर से जब फंसते रहते हैं फिर वो आखिरी वो जो पड़ाव आता है कि जब वो सेल ऑफ आता है तो उसमें, क्योंकि अब अनिल जी कोई काट तो सकता नहीं अनिल जी, काट इसलिए नहीं सकता क्योंकि वो बुल मार्केट कंडीशनिंग हो रखी है। अभी भी आज अभी भी हम कह रहे हैं बुल मार्केट की मंदी है, हम बुल मार्केट ही बोल रहे हैं। तो बुल मार्केट में अनिल जी कोई क्यों काटेगा माल? सोचेगा नहीं यार भाव तो आ जाएंगे मेरे, बिल्कुल आ जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ तो अनिल जी बोल रहे हैं, अनिल जी नहीं बोल रहे तो दीपांशु बोल रहे हैं। हम अच्छी बातें, दीपांशु तो बेचारा कुछ बोलता ही नहीं। दीपांशु को मत लेगी, दीपांशु बेचारा कुछ नहीं बोलता। अच्छा वैसा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा नहीं बोलने वालों में हमारे किरण जी भी, ये फिगर ऑफ स्पीच है। नहीं बोलने वाले में हमारे किरण जी भी शामिल। आज किरण जी के माफ करना, हम किरण जी से बात ही नहीं कर पाए। किरण जी गुड आफ्टरनून, बिगुल के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। दीप आपको भी आफ्टरनून। मेरा पहला कॉल है। बंधन बैंक में शॉर्ट पोजीशंस लेनी है और ऑप्शन के जरिए करने की सलाह है। 320 का पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह है। 10 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 8 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और गुरुवार तक 14 रुपए 50 पैसे 15 रुपए ये पहले टारगेट्स रहेंगे। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग मिलती है तो 19-20 रुपए के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। अगर कैश लेवल्स पे देखते हैं बंधन बैंक का चार्ट तो पिछले 3 दिनों का कंसोलिडेशन है और मुझे लगता है जिस तरीके से ये कार्नेज हो रहा है, मुझे पहला टारगेट 300 रुपए का देखने को मिल जाना चाहिए बंधन बैंक में। अगर ये टारगेट्स हासिल होते हैं तो मेरे टारगेट्स जो पुट ऑप्शन में दिए हुए बहुत ही आसानी से हासिल होते नजर आएंगे और रिस्क और रिवॉर्ड रेशो बहुत ही बेहतरीन है। तो इस पे पुट ऑप्शन के जरिए ही करने की सलाह होगी। 320 का पुट। 320 का पुट खरीदें आप 14.5-15 के टारगेट के लिए। खरीदना है 10 रुपए 40 पैसे के आसपास। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 8 रुपए का। ये आपके लिए राय। 3-20 की स्ट्रेटेजी का टाइम हो चुका है, लेकिन उससे पहले वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। और क्रिकेट में भी कहा जाता है कि जो आदमी फॉर्म में चल रहा हो, बढ़िया जो बैट्समैन फॉर्म में चल रहा हो, उसको सिंगल लेके स्ट्राइक दे दो। तो इसलिए मैंने 3-20 की स्ट्रेटेजी के पहले वागले साहब को स्ट्राइक दे दी। वागले साहब, D20 की सफलता के बाद बताइए सर। नहीं जी, डिविस जैसे तो मूव नहीं होगा, लेकिन इसमें मोमेंटम है, मोमेंटम वाला स्टॉक है नवीन सोरेन, जिसको बेच के चलना है। 3660 से 70 के आसपास का करंट भाव है। मुझे लगता है यहाँ पर बेचेंगे। आपका स्टॉप लॉस 3730 का होना चाहिए और 3530 तक के मैं डाउन साइड देख रहा हूँ, 530-540 तक के। तो यहाँ से 120 रुपये, लगभग 2.5% की डाउन मूव मैं देख रहा हूँ, जो आज और कल में, आज नहीं ऑब्वियसली, एक दिन में आनी चाहिए, बाय एंड ऑफ टुमारो आनी चाहिए।
ओके, तो ये आपके लिए नवीन फ्लोरिन, आई थिंक शो की शुरुआत में दीपक नाइट्राइट, इस पर सेल कॉल आया था सचित जी की तरफ से, तो दोनों केमिकल स्टॉक्स वीक लग रहे हैं। पर आइए ले लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी, जिस तरह से बाजार का रिवर्सल हुआ है, अब क्या करके जानना है, ये जानना जरूरी है। जो शो के शुरुआत के बाद गिरावट है, वहां से बाजार रिकवर नहीं हो पाए। अच्छी बात है जो 16,200 के दूसरे सपोर्ट की आप बात कर रहे थे, वहां पर बाजार ने सपोर्ट लिया है। ग्लोबल क्यूज ठीक ठाक बने हुए हैं सर। डाउ फ्यूचर्स 200 अंक मजबूत है, नैस्डैक फ्यूचर्स में आधे % से ज्यादा की खरीदारी है, यूरोप में भी आधे से 1% की तेजी है। कच्चा तेल थोड़ा ऊपर जरूर आया है, रुपया भी आज सुबह की वीकनेस के बाद एकदम स्टेबल, एकदम सपाट है। क्या करना है? नोटा कल ही देखेंगे जो होगा, क्योंकि जिस लेवल पे डाउ बंद हुआ है कल 31,250 के आसपास, अपने समझ में नहीं आता आज ये तोड़ेगा या बढ़ेगा। तो डाउ फ्यूचर्स भी 200 पॉइंट हुए, लेकिन बहुत ऊपर नीचे के साथ है। और कल शुक्रवार की इंटरडे वोलेटिलिटी भी थोड़ा कंफर्ट नहीं दे रही, तो अपने जो भी नया करना है कल ही करना है। तेजी की पोजीशन है 16,000 का पुट खरीद के जाए, मंदी की पोजीशन है 16,400 या 16,500 का कॉल लेके जाएं, ताकि अगर कोई बड़ा गैप ऊपर या नीचे के लिए मिले तो फिर वो आपके लिए सेफ्टी के तौर पर है। तो ये एक ओवरनाइट पोजीशन रखने का कंफर्ट अभी भी नहीं है ग्लोबल और हमारे मार्केट के मूड माहौल। हम भी कौन सा अच्छा बंद हो रहे हैं, अच्छा खासा दिन था बंद हो सकते थे ऊपर, लेकिन आ गए नीचे, वापस नीचे ही बंद हो रहे हैं। तो आई थिंक फिर दीप है ना, कुछ करने जैसा है नहीं, शांति से आराम से बैठिए, नया कुछ भी नहीं। बिल्कुल, तो नया कुछ नहीं करना है। नोटा ये है आपके लिए, कल आएंगे, नया दिन है, नया ट्रेडिंग वहां पर करी जाएगी। आइए जय के पास चलते हैं, जय के जैकपॉट के लिए। बताएं जय। दीपांशु पुट ही खरीदना है, 650 के स्ट्राइक का पुट खरीदे चोला फाइनेंस का, एट द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन है, यही एक्सपायरी का दी। आजकल हम ये एक्सपायरी दे सकते हैं, बट बाद में तो शिफ्ट होना पड़ेगा नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी पर। इसको आप खरीदे, अभी 11 रुपए 75 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी ये, तो इसको ये लेवल्स पर खरीदे। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 7 रुपए 50 पैसे का, सो एक हल्का सा करीब 4 पॉइंट के आसपास का एक स्टॉप लॉस है दीपांशु अप्रोक्सीमेटली। देन टारगेट जो ऊपर में बन रहे हैं इसके बहुत ही बढ़िया, 20.60 फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका, एंड सेकंड टारगेट विल बी 26 का। सो 20.60 एंड 26 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। चोला फाइनेंस का 650 के स्ट्राइक का एट द मनी पुट ऑप्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको बिकवाली देखने मिल सकती है। इनफैक्ट M&M फाइनेंस में मुझे खराब लग रहा था, बट मैं कंपैरेटिवली देख रहा था तो मुझे चोला फाइनेंस थोड़ा ज्यादा वीक लग रहा है। यहाँ पे आपको 600 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं एक्सपायरी तक, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड अगर तब देखें तो उसका भाव तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा 50 रुपए तक, बट देन हम कंजर्वेटिव थोड़ा एक टारगेट ले रहे हैं 26 का। आपके लिए चोला यहाँ पर आपको पुट खरीदना है, और स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना, स्ट्रॉन्ग तो नहीं बट रिलेटिवली स्टॉक्स जो होल्ड आउट कर रहे हैं, आप वहां पर आपको गिरावट के लिए तैयार होना है। ये आपको क्लियर संकेत आ रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 100 पॉइंट और फिसल चुका है इन लेवल से, तो इस पर आप वीकनेस देख रहे हैं। इस बीच इंडियन होटल्स से ये एक इंटरेस्टिंग काउंटर है, थ्रू आउट द डे इसने होल्ड आउट करा है, टुवर्ड्स द एंड थोड़ी एक खरीदारी भी इंडियन होटल्स में आपको आती हुई दिखी थी। कुणाल जी जरा इंडियन होटल्स का चार्ट देखें, आज बाजार के एक्शन के विपरीत, इनफैक्ट डेज हाई के करीब इंडियन होटल्स क्लोजिंग के लिए तैयार है सर। बिल्कुल दीपांशु, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आते हुए दिख रही है। एक सपोर्ट भी है 220 के आसपास, उन्हीं सपोर्ट लेवल से हम इसमें एक तेजी बनते हुए देख रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल चार्ट पर लेवल है वो 236 का है। 236 के ऊपर निकलेगा तभी ये इस बात की परख होगी कि हाँ इस पे बॉटम बन चुका है, तो 236 के ऊपर ही खरीदारी की राय देंगे। फिलहाल वेट एंड वॉच करें। ओके, फिलहाल वेट एंड वॉच की सिचुएशन है आपके लिए इंडियन होटल्स में। और इस बीच 16,200 पर आता हुआ निफ्टी, दिन के लो पॉइंट पर इस वक्त निफ्टी आपको दिखेगा, दिन के लो पॉइंट पर बैंक निफ्टी दिखेगा 34,150 का जो पहला सपोर्ट जोन था मार्केट खुलने के पहले का, वहां पर पहुंचता हुआ निफ्टी आपको नजर आएगा। और 16,075 से 16,200 का जो सपोर्ट जोन था वहां पर बैंक निफ्टी आता दिख रहा है। तो क्लोजिंग खराब होती दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। और दीप देखिए अब गिरने वाले शेयर ज़्यादा हो गए बढ़ने वालों के मुकाबले में। NSE पर सिर्फ 750 शेयर मजबूत है, 1250 शेयर कमज़ोर है। BSE पर 1500 शेयर मजबूत है तो 2100 शेयर कमजोर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से स्थिति बदलती हुई दिख रही है। सुबह जहां मजबूत शेयरों की संख्या काफ़ी बेहतर थी, अब कमजोर है। आई डोंट नो, लाइन वाला चार्ट है तो समझ में आएगा कि किस तरह से सिचुएशन बदलती हुई दिख रही है। ये आपके लिए बड़ा एक्शन होता हुआ इस वक्त। आखिरी 1.5 घंटे में काफ़ी 2 बजे जो हमने शुरुआत करी, जब आप 350 के आसपास बोल रहे थे रेजिस्टेंस को नहीं क्रॉस कर रहा है, वहीं से जो फॉल आया है वहाँ से फिर बाजार सस्टेन नहीं कर पाया सर। वो उस डिप के बाद फिर खरीदारी। तो हमने वो आरबीआई गवर्नर साहब को लेके ज़्यादा बोल दिया ऐसा कि लग रहा है कमेंट्री वहाँ से।
नहीं, एक्चुअली डाउ को लेकर भी कंफर्ट है, Comfort नहीं है एक्चुअली। आज है ना, देखते हैं आज, ये समझ में नहीं आ रहा कि आज जिस लेवल पे है ना वो, अब एक्चुअली वो पॉजिटिव पे वो कंफर्ट नहीं आता है सर, क्योंकि वो कल है ना वो फ्राइडे वाला नीचे जो जाके था, आया। हाँ। कल 31,000 के नीचे जाके आया, बंद हो गया 31,200 के ऊपर। अब वो आज मेक और ब्रेक वाला मामला है, बच जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखेंगे फिर क्या कर सकते। चलिए ठीक है, ये है आपके लिए राय बाजार पर इस समय। आइए क्लोजिंग की तरफ फिर मूव करते हैं। और जितना यूफोरिया, जितना अच्छा मूड माहौल बना हुआ था 1:30-2 बजे तक, वो पूरा रिवर्स करके एकदम सपाट के बाद अब नेगेटिव बाजार आपको क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। तो फ्राइडे जितना वॉलेटाइल यूएस मार्केट का एक्शन था उतने वॉलेटिलिटी नहीं, बट हाँ काफ़ी वॉलेटिलिटी हमारे बाजार ने आज देखी है और ब्रेथ भी काफ़ी बिगड़ी है। ऑफ कोर्स सबसे बड़े विलेंस थे आज के मेटल काउंटर्स ही, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, इंपोर्ट ड्यूटी घटाई है, उसका इम्पैक्ट। बाकी मेटल्स भी फिसले हैं, हिंडाल्को नीचे था, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने वीकनेस देखी, वेदांता फिसला है, जेएसपीएल तो 17% गिरा है। डिवीज लैब, नतीजे शानदार थे, कमेंट्री काफ़ी खराब थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक में आपने बड़ी गिरावट आती हुई देखी है। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, ये दोनों भी फिसले हैं। यूपीएल, आईटीसी आज कमजोर बाजार में आज ये सहारा नहीं दे पाया। एचडीएफसी बैंक दोनों में 1.5% की गिरावट आपने देखी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.5% नीचे था। उसके सामने ऑटो स्टॉक्स ने सहारा देने की कोशिश ऑफकोर्स जरूर की है। एमएनएम, मारुति, हीरो, बजाज, चारों में ही खरीदारी आपने देखी। आइशर मोटर्स 1% ऊपर, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा। एचयूएल ऑफ कोर्स ये 2.5% ऊपर था। एलएनटी से थोड़ी खरीदारी मिली। ब्रिटानिया पॉजिटिव रहा। सन फार्मा, रेड्डीज, टाटा मोटर्स में भी हल्की खरीदारी थी। बैंक से बात करें तो इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखी, बट ओवरऑल बाजार सस्टेन नहीं कर पाए ऊपरी स्तरों पर और वहाँ से काफ़ी तेज आप लुढ़के हैं। सेम स्टोरी मेटल्स आप देख रहे हैं वायदा कारोबार में, तो जेएसपीएल तो मैंने हाईलाइट कर ही दिया, 17-17.5% नीचे। एनएमडीसी, सेल, हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर भी वीकनेस देखी। बीएचईएल अगेन नतीजे अच्छे थे, तो जैसा वरिंदर सुबह बता रहे थे, कुछ एडजस्टमेंट्स को अगर आप देखें तो शायद उतने खास नहीं थे। इंडिया बुल्स हाउसिंग अगेन नतीजों के बाद ये 3.5% लुढ़का है। आईडीएफसी फर्स्ट, गुजरात गैस, जीएसपीएल, अमर राजा, यहाँ पर भी वीकनेस आपको दिखी है। लुपिन कमजोर एक बार फिर से 3.25% गिरते हुए दिखा। उसके सामने कॉनकोर अच्छी खरीदारी रही, 4%। जीएनएफसी यहाँ पर पॉजिटिविटी रही। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, इंटरग्लोब, पिडलाइट, एचएएल, इंडियन होटल्स, ग्रैन्यूल्स, भारत फोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम्स, एम्फेसिस और माइंडट्री, यहाँ पर आपने थोड़ी बाइंग मोमेंटम आते हुए देखी। एंड ऑफ कोर्स नतीजों के लिहाज से कई और काउंटर्स थे कैश मार्केट के, जहाँ पर आपने पॉजिटिव मोमेंटम बनते हुए देखा है। तो देखेंगे कल यहाँ पर फॉलो ऑन महिंद्रा लाइफ स्पेस, कोचिन शिपयार्ड, भारत डायनामिक्स, गेटवे इंडस्ट्री पार्क्स, हिमाद्री स्पेशलिटी, कावेरी सीड, वॉकहार्ट, एंडोरेंस टेक, सुंदरम फास्टनर्स, कुछ काउंटर्स थे जहाँ पर आपने अच्छी खरीदारी देखी। बट प्रोविजनल क्लोजिंग 16,200 के नीचे आती हुई दिख रही है और निफ्टी बैंक में भी 34,160 के लेवल पर, तो अच्छे लेवल्स पर आपको क्लोजिंग नहीं आ रही है, स्पेशली निफ्टी जो 16,200 के नीचे प्रोविजनल क्लोज दिखा रहा है। आई थिंक एडजस्टेड क्लोजिंग फिर भी थोड़ा इस लेवल के ऊपर आएगी, बट प्रोविजनल बेसिस पर इसके नीचे ही आप रहे हैं। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपकी स्क्रीन पर हैं। 16,200 के ऊपर क्लोजिंग आई है 16,215 और बैंक निफ्टी भी 34,250। तो बैंक निफ्टी थोड़ा रिस्पेक्टेबल फिगर पर क्लोज हो रहा है और 16,200 का लेवल निफ्टी ने होल्ड कर लिया, जो आज का दूसरा अहम सपोर्ट था बाजार के लिए। बट ऑफ कोर्स सिचुएशन अच्छी नहीं है और ऑलमोस्ट डेज लो के आसपास ही आप बंद हुए हैं। वो एवरेज क्लोजिंग थोड़ा ऊपर आई है, ब्रॉडर मार्केट में भी आपने गिरावट देखती है। देखते हैं कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहेगा हमारे बाजारों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी एक्सपर्ट्स का आज शो में जुड़ने के लिए। आशु सर आपका एज ऑलवेज बाजार पर अपनी व्यू देने के लिए, वागले साहब, जय जो आज छुट्टी के बाद वापस आए और दोनों तरफ के कॉल्स दिए, सचिन जी आपका भी, किरण जी, सुमित जी, राकेश जी एंड ऑफ कोर्स कुना जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात।